एपिसोड 16। हाँ, मैं एक हंटर हूँ, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया इस तरफ से मुझे वहां आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। जरूर। यह महसूस करते हुए कि अगर उसने कहा कि यहाँ कोई गलतफहमी हुई है तो उसकी परेशानियां और अधिक जटिल हो सकती हैं, सियोक जिन वू ने फिलहाल चुपचाप सैनिक के मार्गदर्शन का पालन करने का फैसला किया। जिन वू ने फिर अपनी नजर उसके आसपास घुमाई। अब जब मैंने देखा तो यह आसपास का माहौल कुछ संदेहास्पद सा लग रहा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। उसे केवल सैनिक और पुलिस के सदस्य ही दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा राक्षसों की लाशें, नष्ट हो चुकी कारें और इमारतें जिनकी दीवारों में दरारें आ गई हैं। जिन वू को एहसास हुआ कि यहाँ क्या हुआ था। पास ही एक गेट खुला होगा। आजकल अच्छी तरह से स्थापित हंटर प्रणाली के साथ ऐसा कुछ लगभग कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी एक दूरदराज के इलाके में एक गेट दिखाई देता था और कुछ समय के लिए उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। नतीजतन कोई भी इसे समय पर बंद करने नहीं आएगा। जब ऐसी कोई घटना सामने आई तो हंटर्स के घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कुछ समय निकालने के लिए आसपास के ठिकानों से सैनिकों को भेजा गया। बेशक सैनिकों के हथियार राक्षसों के खिलाफ काम नहीं करते थे। हालांकि नागरिकों की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी को बलिदान के रूप में पेश किया जाना था। दूसरे शब्दों में, उन्हें तोप का चारा बनना था। एक ऐसी भूमिका जिसे निभाने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे इस देश के युवाओं के कंधों पर डाल दिया गया था। आगे चल रहे सैनिक ने अचानक जिन वू को धन्यवाद दिया। मुझे क्षमा करें। ठीक है, क्योंकि आप जैसे शिकारी कड़ी मेहनत करते हैं, हम दिन के अंत में घर जाने में सक्षम होते हैं। आप देखिए। ओह, उसने धन्यवाद कहा। इसके बजाय जिन वू सैनिक से यही कहना चाहता था। सैनिक शिकारियों से और शिकारी सैनिक से। किसी की या किसी चीज की रक्षा के लिए लड़ने वालों के लिए उपयुक्त होने के नाते वे एक दूसरे के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। बीप की आवाज आई। रेडियो प्रसारण प्राप्त करने के बाद सैनिक की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। मुझे सूचना मिली है कि आसपास के राक्षसों से निपटा जा चुका है और केवल सबसे बड़ा राक्षस ही बचा है। जिन वू ने सिर हिलाया। जानने के लिए उसे सैनिक का स्पष्टीकरण सुनने की जरूरत नहीं थी। वह वास्तव में पास में एक शक्तिशाली जीवन रूप की उपस्थिति को महसूस कर सकता था और वह इसके आसपास शिकारियों की कई आभाओं को भी महसूस कर सकता था। उन्नत परसेप्शन स्टेट संवेदनाओं और भावनाओं के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित कर रहा था और इस तरह जिन वू को लगभग तुरंत ही इसका पता चल गया। वह चीज है बॉस। जल्द ही प्राणी को दूर से देखा जा सकता था, खाली खुली जगह में जो उससे बहुत दूर नहीं थी। लगभग एक दर्जन शिकारी चट्टान से बने एक विशालकाय को घेर रहे थे। ये टेलीफोन के खंभे जितना ऊंचा था। ये गोलेम प्रकार का राक्षस था। एक कदम पीछे हटते ही सिपाही के मुंह से डर के मारे सांस निकल गई। शायद यह वह पहली बार था जब उसने इसे देखा था। जैसे ही उसने इसे देखा उसका पूरा शरीर काफी अकड़ गया था। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग इसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। किसी राक्षस को सचमुच देखने और उसे टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर पर देखने के बीच का अंतर आखिरकार स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उसके विपरीत जिन वू शांत रहा और उभरती स्थिति का अवलोकन किया। चिकित्सकों, अपना ध्यान टैंकर पर केंद्रित करें। हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ये पहले से ही क्यों नहीं मर रहा है? नुकसान के सौदागर क्या कर रहे हैं? यह मरने के बिल्कुल भी करीब नहीं है। क्या ऐसा है? राक्षस की सुरक्षा बहुत मजबूत है और हमारे समूह में जादुई प्रकार के पर्याप्त शिकारी नहीं है। चूंकि उन्हें यहां जल्दी से बुलाया गया था, इसलिए उनमें से कोई भी उच्च रैंक वाला शिकारी नहीं लग रहा था। उनका बचाव और आक्रमण दोनों बिल्कुल भी प्रभावी नहीं दिखे। उसके कारण शिकारी संघर्ष की लंबी लड़ाई में उलझने से नहीं बच सके। जब गोलेम ने अपनी विशाल पत्थर की मुट्ठी को नीचे की ओर पटक दिया तो टैंकर के रूप में अभिनय करने वाले हंटर के पास बस एक सेकंड के लिए घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टैंकर ने मुंह से खून की उल्टी कर दी। नहीं नहीं, इस दर पर टैंकर मर सकता है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मेरा जादुई ऊर्जा भंडार पूरी तरह से खाली है, आप जानते हैं। क्या उच्च रैंक वाले शिकारियों का समर्थन अभी तक नहीं आया है? ये शिकारी ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी सीमा तक पहुंच गए हो। जिन वू की निगाहें जैसे ही उसने ये सब देखा काफी तेजी से चमकी। इतना ही है तो मैं ये कर सकता है। जिन वू धीरे धीरे कई कदम पीछे हट गया। इस गोलेम प्रकार के बॉस के पास उच्च रक्षा क्षमता हो सकती है, लेकिन इसकी रैंक संभवतः इसके डरावने बाहरी स्वरूप से कम थी। इसके द्वारा उत्सर्जित आभास से ये निश्चित रूप से तत्काल कालकोठरी के मालिक जहर नुकीले नीले रंग से कमजोर था। तो अगर मैं इसकी उच्च सुरक्षा को शून्य में प्रस्तुत कर सकूं,
अभी जिस चीज की आवश्यकता है वह एक शक्तिशाली प्रहार की है जो उस मूक रॉक दिग्गज की सुरक्षा को भेद सके। जिन वो पर्याप्त दूरी पर पहुंच गया और कुछ फेंकने की स्थिति ले ली। टूटी हुई तलवार पकड़े हुए हाथ की मांसपेशियां अचानक से बहुत तेजी से फूलने लगी। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर भी मोटी स्पंदित नसें उभर आईं। उसकी सारी शारीरिक शक्ति उसकी दाहिनी भुजा में केंद्रित थी। उसके थोड़ी देर बाद हाथ पीछे की ओर तन गया जैसे धनुष की डोरी ध्वनि की गति से आगे की ओर खींची गई हो। रैंक डी हंटर ली हैन सू का दृश्य अंधकार में हो रहा था। वह अब और जारी नहीं रख सका। उसकी बेशकीमती ढाल में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, मानो उसकी जादुई ऊर्जा समाप्त हो गई हो। हीलर्स द्वारा उस पर पड़ने वाले उपचार जादू की मात्रा काफी कम हो गई थी। इस दर पर उनमें से हर एक निश्चित रूप से मर जाएगा। ली हैन सू को अब निर्णय लेना था। यहाँ एकमात्र व्यवहार्य योजना उसके लिए पर्याप्त समय टिकने की थी ताकि अन्य शिकारी सुरक्षित रूप से यहाँ से भाग सके और बाद में उच्च रैंक वाले शिकारी इस गोलेम को मारने के लिए आए, या हम सब यहीं एक साथ मरेंगे। ली हैन सू के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें बन गईं। आखिरकार उसने अपना संकल्प पक्का कर लिया। ली हैन सू ने पीछे देखते हुए चिल्लाया, यह मुझ पर छोड़ दो और तुम सबको बस इतना करना होगा। इसी क्षण ली हैन सू ने देखा, रात की हवा में ठंडी चमक के साथ कुछ उड़कर इधर आ गया। दरअसल वह केवल ये समझ सका कि उसने कुछ देखा है, लेकिन उसकी आंखें वास्तव में किसी भी ठोस चीज को नहीं पकड़ पाईं। यह इतना तेज था, वह कुछ गोलेम के सिर से टकराया और उसमें जोरदार विस्फोट हो गया। क्या बकवास है। ली हैन सू की आंखें एकदम खुल गईं। बिना सिर वाला गोलेम खतरनाक ढंग से लड़खड़ाने लगा। शिकारी तभी प्रसन्न होकर दहाड़ने लगे। उन्होंने एक बार फिर अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। ये काम कर रहा है। हमारे हमले काम कर रहे हैं। ये गिर रहा है। थोड़ा और, बस थोड़ा और हम जीत जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी कहीं से उड़ती हुई वस्तु पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे राक्षस पर हमला करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। गोलेम के ठीक सामने खड़े ली हैन सू एकमात्र अपवाद था। अंत में गोलेम पलट गया। भारी शरीर जमीन पर गिर गया और एक शक्तिशाली धूल भरी आंधी चली। वाह! सभी शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और अपनी जीत का जश्न मनाया। हमने ये किया, हमने इसे मार डाला। केवल ली हैन सू ने सब कुछ प्रकट होते देखा था और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, हमारे हमले इस पर काम नहीं आए। ली हैन सू ने जल्दी से गिरे हुए गोलेम के आसपास की खोज की। किस चीज ने इस विशाल चट्टान का सिर नष्ट कर दिया? ली हैन सू ने जोर से सोचा और चारों ओर खोजा। आखिरकार उसे एक टूटी हुई तलवार के अवशेष मिले। हालांकि इसके भीतर जादुई ऊर्जा के कुछ निशान थे, यह मूल रूप से एक सस्ती सादे स्टील की तलवार थी। क्या किसी ने इतनी बेकार चीज फेंक दी और बॉस स्तर के गोलेम को नष्ट कर दिया जो 10 से अधिक शिकारियों के संयुक्त हमलों को नाकाम करने में सक्षम था? अचानक वह भूल गया कि वह क्या कहना चाहता था। ली हैन सू ने चुपचाप गोलेम की लाश और टूटी हुई तलवार के बीच अपनी निगाहें घुमाई, इससे पहले कि वह जयकार करते शिकारियों के पीछे से भागे और जिस दिशा से तलवार उड़ी थी। माफ करें, उसने वहां एक घबराया हुआ सिपाही खड़ा पाया। क्षमा, आप मुझसे बात कर रहे हो? ये सही है, आप। जब भारी भरकम शरीर वाला एक शिकारी तेजी से उसकी ओर दौड़ा, तो सैनिक कठोर चेहरे के साथ घबराकर निगलने से खुद को नहीं रोक सका। यह इतना बड़ा दबाव था कि एक हंटर ने नियमित लोगों पर दबाव डाला। ली हैन सू ने टूटी हुई तलवार दिखाई और पूछा, क्या तुमने इसे फेंक दिया? अरे ऐसा है, ये वास्तव में है। सिपाही ने पीछे देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से घूम गईं। लेकिन मेरे ठीक पीछे एक शिकारी खड़ा था, हालांकि। बेशक अब वहां कोई नहीं था। जब घबराया हुआ सैनिक आसपास देख रहा था, ली हैन सू ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाया और टूटी हुई तलवार को देखा। वह शक्ति, वो विनाशकारी शक्ति, क्या ये कोई उच्च कोटि का शिकारी हो सकता था? उसे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि नायक पहले ही गायब हो चुका था। लगभग उसी समय जिन वो अपने घर जा रहा था। जैसे ही गोलेम ने इधर उधर घूमना शुरू किया, वह जाने के लिए मुड़ा। दरअसल वह वही था जिसने गोलेम को गिराया था। वह इस बात से भली भांति परिचित था। अब मूल रूप से लूट और मृत राक्षस से होने वाला लाभ पूरी तरह से शिकारी का था, जो उसे मारने में कामयाब रहा। यदि वह चाहता तो गोलेम के अधिकारों के लिए चुनाव लड़ सकता था। हालांकि ये समस्याग्रस्त हो जाएगा जब ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि मैं उस जैसे गोलेम को गिराने में सक्षम हूं। एक मामूली सा रैंकी के हमले के कारण एक विशाल गोलेम के दुर्घटनाग्रस्त होने की धारणा पर कौन विश्वास करेगा? उसके पास अपने समर्थन में कोई उचित सबूत भी नहीं था। जिन वू ने सोचा कि न तो टूटी हुई तलवार या उसके पास खड़ा सैनिक उस प्रयास में बहुत मदद करेगा, और यह सब नहीं होगा।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह कारण बताना होगा कि उसकी क्षमताएं इतनी कैसे बढ़ गईं कि वह गोलेम को इस तरह गिरा सका। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उसे पाने की तुलना में खोने के लिए और भी बहुत कुछ था। पूरे विश्व में स्तर ऊपर उठाने की एकमात्र क्षमता। वह केवल एक गोलेम के अवशेषों पर दावा करने के लिए इस अभूतपूर्व क्षमता के अस्तित्व को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह थोड़ी बर्बादी है, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती। फिर भी ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह खाली हाथ चला गया हो। नहीं, इसके बजाय उसने वास्तव में बहुत बड़ी कमाई की। यह संदेश उसने उस क्षण सुना जब विशाल गोलेम नीचे गिर गया। लेवल अप। उसका स्तर एक ऊपर उठ गया क्योंकि उसने गोलेम को मार डाला था। वास्तव में अगर मैं सामान्य कालकोठरियों से राक्षसों का शिकार करूंगा तो मेरा स्तर बढ़ जाएगा। उसने कुछ बहुमूल्य जानकारी सीखी थी। वह अकेला ही इसके लायक था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और जर्जर अपार्टमेंट इस इमारत की 8वीं मंजिल पर जिन वू का घर था। उसे चाबी मिली और वह परिसर में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था। जिन आह अभी भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। इस बात की पूरी संभावना थी कि उसकी छोटी बहन अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। उसे खाने की मेज पर चावल का एक कटोरा और कुछ सूप मिला। माँ कई वर्षों से अस्पताल में थी और ये व्यंजन उसकी छोटी बहन के थे। कागज के टुकड़े, उसका एक ज्ञापन में सुंदर ढंग से लिखे गए शब्दों का एक गुच्छा था। अपने आप को भूखा न रखें। मैं बाद में देखूंगी कि आपने वे सब खा लिए हैं या नहीं। भले ही वह व्यस्त थी, फिर भी उसने उन्हें तैयार किया होगा, क्योंकि आज उसने उसे अस्पताल छोड़ने की अपनी योजना के बारे में बताया था। जिन वो धीरे से मुस्कुराया और खाने के लिए बैठ गया। हालांकि ऐसा कुछ था जिसकी वह ऐसा करने से पहले पुष्टि करना चाहता था। स्थिति विंडो। नाम सियोंग जिनवू। स्तर 18। कक्षा कोई नहीं। शीर्षक भेड़ियों का वध करने वाला। HP 2220। MP 350। थकान 2। स्टेट ताकत 48। सहन शक्ति 27। एजिलिटी 27। बुद्धि 27। धारणा 27। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। कौशल निष्क्रिय कौशल अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक LV 1। सक्रिय कौशल -LV 1। उसने सोचा कि आज तो बहुत दिन हो गए और इस लंबे दिन के लिए धन्यवाद। वह अब 18वें स्तर पर था। उसकी ताकत 50 के करीब पहुंच रही थी और अन्य आंकड़े भी काफी बढ़ गए थे। उसने ये भी पता लगाया कि चपलता और धारणा आंकड़े क्या करते हैं। इसके अलावा इस तथ्य को भी जोड़ ले कि मुझे अच्छे विकल्पों और उस सारे सोने के साथ एक बहुत ही उपयोगी खंजर मिला जिसे मैं अभी तक उपयोग करना नहीं जानता। फिर भले ही उसने उसे मिली विशेष दवा की उपेक्षा की, तत्काल कालकोठरी पर उसकी विजय एक शानदार सफलता थी। भाग 9। छिपकली। सुबह के शुरुआती घंटों में घर से बाहर कदम रखने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी गतिविधियों में सतर्क रहेगा। खैर, आखिरकार वे गलती से अपने परिवार के सदस्यों को जगा सकते हैं। इसीलिए सेओंग जिन आह चुपचाप अपने घर के सामने का दरवाजा बंद कर रही थी ताकि उसका भाई नींद से न जाग जाए, क्योंकि वह स्कूल जाने वाली थी। परंतु फिर, अब तुम स्कूल जा रही हो। जब उसके पास से एक आवाज आई तो वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा और उसने जिन वू को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। वह ट्रैकसूट और स्नीकर्स पहने हुए था। उसने हुड को ऊंचा खींच लिया था और ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह सुबह सैर पर निकला हो। जिन आह की आंखें सदमे से सचमुच खुल गईं। क्या आप पहले ही उठ चुके थे? हाँ, जब से मैं उठा हूं काफी समय हो गया है। अरे, आज मजे करो और सड़क पर सावधान रहो। जरूर। जिन आह ने अपने भाई को अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए देखा और अपना सिर झुका लिया। अब ये बहुत अजीब है। भाई वास्तव में मेरे जागने से पहले ही जाग गया। कोई भी जिन वू को आलसी प्रकार का नहीं कह सकता, लेकिन जिन आह अब तक हमेशा दिन की शुरुआत करने वाली पहली महिला होती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह असामान्य रूप से मेहनती थी, जो उसके आयु वर्ग के लिए काफी अनुपयुक्त थी। अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। उसके बड़े भाई की पीठ किसी कारण से पहले से अधिक चौड़ी लग रही थी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक इंसान का शरीर किसी रबर बैंड से नहीं बना है, तो उसके लिए कुछ दिनों के अंतराल में विस्तार और संकुचन का कोई मतलब कैसे हो सकता है? मुझसे शायद गलती हो गई है। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 17। जैसे ही जिन आह ने अपना सिर हिलाया, जिन वू ने अचानक एक छाता उसकी ओर बढ़ा दिया। छाता क्यों? जिन आह ने इसे प्राप्त किया और आकाश की ओर देखा। चूंकि अभी भी सुबह जल्दी हुई थी, इसलिए आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ये कमोबेश साफ और बादल रहित लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बारिश होने वाली है। इसे वैसे भी ले लो। लेकिन ये भारी है, तुम्हें पता है।
चाहे इसकी परवाह किए बिना इसे अपने साथ ले जाओ। इसके अलावा यह एक फोल्डिंग प्रकार का छाता है, इसलिए इसका वजन भी नहीं होता है। अतिशयोक्ति करना बंद करो, है ना। जिन वू ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। वह जैसा महसूस करता है वैसा ही अभिनय करता है। जिन आह ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए दरवाजे को हल्के से 2 बार लात मारी, छाता मोड़ा और उसे अपने स्कूल बैग में खाली जगह के अंदर डाल दिया और जाने के लिए मुड़ गई। डटे रहो। जब उसे अपनी और अपने भाई की आंखों के स्तर में अंतर याद आया तो उसके कदम अचानक रुक गए। कुछ तो अजीब था। उसकी आंखों का स्तर निश्चित रूप से पहले की तुलना में ऊंचा उठ गया था। क्या लड़के 20 साल की उम्र में भी लंबे होते रहते हैं? अरे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो सच हो। जिन आह ने फिर से अपना सिर हिलाया और तेजी से अपने स्कूल की ओर चल दी। जिन वू ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी इन्वेंटरी तलब की। भंडारण आविष्कार सूची। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से इसकी खोज की और सीखा कि इस्तेमाल किए गए शब्द तब तक मायने नहीं रखते जब तक उनका मतलब एक ही है। मेलबॉक्स तक पहुंचने पर भी यही कहानी थी। जब तक बोले गए शब्द का अर्थ खुला था तब तक वांछित प्रभाव बिना किसी असफलता के हुआ। फिर जिन वू ने उस छाते को अपनी आंखों के सामने डिजिटल स्टोरेज के अंदर रख दिया जो उसे यादृच्छिक बॉक्स से मिला था। आज फिर ठीक नहीं है। उस तत्काल कालकोठरी को साफ किए हुए 4 दिन बीत चुके थे। जब भी उसे कोई बेतरतीब बक्सा खोलने को मिलता, वह हमेशा आशान्वित रहता और प्रार्थना करता कि कालकोठरी की दूसरी चाबी बाहर आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अब तक भाग्यशाली नहीं रहा था। यदि इसे प्राप्त करना इतना कठिन होता तो यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु रही होती। ठीक है, ये बात है, लेकिन अब जिन वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। एक मामला था जिसे उन्होंने तुरंत सुलझा लिया था। आंकड़े, स्टेट, ताकत 48, सहन शक्ति 27, एजिलिटी 27, बुद्धि 27, धारणा 27, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 12। वह पिछले 4 दिनों की खोजों से अर्जित स्टेट पॉइंट्स को बचा रहा था। उसने दैनिक खोज को हर दिन पूरा करना सुनिश्चित किया। निस्संदेह वह हमेशा अपने पुरस्कारों की जांच करना भी नहीं भूलता था। हालांकि उसने अब तक अंक वितरित नहीं किए थे। मुद्दा ये था, ये कठिन है। दरअसल उसे किसी निर्णय पर पहुंचना काफी कठिन लग रहा था। ताकत स्टेट, ये निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रतिभा थी। जब उसने ये काम शुरू किया था तब उसने अपने सभी बिंदु इसमें निवेश कर दिए थे। इस पर उसे एक बार भी पछतावा नहीं हुआ था। एजिलिटी, ये भी बहुत अच्छी स्थिति थी। कमजोर दुश्मनों के खिलाफ इससे केवल थोड़ी मदद मिली, लेकिन जैसे जैसे भविष्य में उसके विरोधियों का स्तर बढ़ता गया, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह इस स्टेट पर अधिक से अधिक भरोसा करेगा। खैर, आखिरकार गति एक सापेक्ष चीज थी। और फिर सहन शक्ति और धारणा। जाहिर तौर पर अगर उसकी सहन शक्ति ऊंची होती तो ये बहुत अच्छा होता, और ये परसेप्शन बहुत उपयोगी भी साबित हुई। अंत में इंटेलिजेंस, यही थी समस्या है। वह अभी तक इस स्टेट के उपयोग का पता नहीं लगा पाया था। उसका स्तर काफी बढ़ गया था, लेकिन वह खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट महसूस नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी याददाश्त में सुधार नहीं हुआ है, न ही उसकी त्वरित गणना करने की क्षमता में सुधार हुआ है। मुझे लगता है इसका संबंध जादू से होना चाहिए। ये प्रतिभा कुछ ऐसी हो सकती है जिसकी फिलहाल उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं है। जिसने ताकत, सहन शक्ति, एजिलिटी और धारणा को छोड़ दिया। फिर भी ये वास्तव में कठिन है। हालांकि अब उसके पास चुनने के लिए एक कम स्टेट था, फिर भी वह यहां दुविधा में था। वह बिल्कुल भी आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर रहा था। कम से कम उसे यह समझ आया कि ताकत और एजिलिटी के बीच तालमेल बहुत अच्छा था। भले ही वह बड़ा नुकसान कर सकता हो, लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य को हिट नहीं कर सका तो यह अर्थहीन होगा। दूसरी ओर, भले ही वह हर समय सटीक प्रहार कर सके, जब तक वह पर्याप्त क्षति नहीं पहुंचा सकता तब तक ये समय की बर्बादी भी होगी। उस संबंध में कोई कह सकता है कि ताकत और एजिलिटी ने एक सेट बनाया। चूंकि मेरी स्ट्रेंथ स्टेट बहुत ऊंची है, इसलिए मुझे उसकी बराबरी करने के लिए एजिलिटी बढ़ानी चाहिए। यदि उसने अपनी एजिलिटी स्टेट बढ़ाने का निर्णय लिया तो इसके बजाय उसे सहन शक्ति बढ़ाने में देरी करनी पड़ी। खैर, आखिरकार एजिलिटी और सहन शक्ति के बीच तालमेल इतना अच्छा नहीं था। बात यह थी कि जब एजिलिटी बढ़ा दी जाती थी तो दुश्मन से टकराने की संभावना कम हो जाती थी। लेकिन दूसरी ओर, सहन शक्ति एक ऐसी स्थिति थी जो अपना वास्तविक मूल्य केवल तभी प्रदर्शित करती थी जब प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाया हो। बेशक मुझे कम से कम सहन शक्ति की जरूरत है, लेकिन एक ही समय में एजिलिटी और सहन शक्ति दोनों को बढ़ाना एक अप्रभावी तरीका था, कम से कम उसके दृष्टिकोण से। लंबे विचार विमर्श के बाद उसने प्राथमिकता का क्रम तय किया।
पहला था एजिलिटी, दूसरा धारणा, अंत में सहन शक्ति। उसकी ताकत काफी अधिक थी, इसलिए उसने इसे अभी के लिए स्थगित कर दिया था। और जब वह अपनी एजिलिटी बढ़ाने की योजना बना रहा था, तो धारणा ने सहन शक्ति पर प्राथमिकता ले ली। ऐसा निर्णय लेने के बाद जिन वू ने स्ट्रेंथ पर 2 अंक खर्च किए। स्टेट, ताकत 50, सहन शक्ति 27, एजिलिटी 27, बुद्धि 27, धारणा 27। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 10। खैर, वह ताकत को राउंड तक और कुछ समय के लिए 50 तक बढ़ाना चाहता था। सामान्य मनुष्य इसी तरह व्यवहार करते थे। फिर उसने एजिलिटी पर 8 अंक खर्च किए। स्टेट, ताकत 50, सहन शक्ति 27, एजिलिटी 35, बुद्धि 27, धारणा 27। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 2। इसकी वजह भी कोई खास नहीं थी। वो बस यही चाहता था कि अंतिम संख्या 5 हो। संख्याओं को 5 की वृद्धि में समाप्त होते देखना कहीं अधिक बेहतर है। ताकत 50 और एजिलिटी 35। उसे 5 के गुणज में समाप्त होते देखकर बिना किसी कारण के उसे अचानक अपने आप से बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। और जहां तक अंतिम 2 बिंदुओं की बात है, जिन वू ने उन्हें आगे परसेप्शन पर निवेश किया। इसके साथ ही अंक वितरण समाप्त हो गया था। स्टेट, ताकत 50, सहन शक्ति 27, एजिलिटी 35, बुद्धि 27, धारणा 29। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। एकमात्र समस्या ये होगी कि वह परसेप्शन को 30 तक नहीं ला सका। ठीक है, मेरे पास और कोई अंक नहीं बचा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। इसके अलावा सब कुछ ठीक था। उसने सोचा कि स्तर बढ़ाकर सहन शक्ति और एजिलिटी बढ़ाना ठीक रहेगा। तो फिर मुझे लगता है कि बस इतना ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपके लिए हर चीज से 100% संतुष्ट महसूस करना कठिन होगा। चूंकि उसने काफी देर तक अपनी पसंद के बारे में सोचा था, इसलिए वह कमोबेश उनसे इसी तरह खुश था। तभी उसे लिविंग रूम से टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। क्या एसोसिएशन मुझे बुला रही है? अतीत में वह छापे में भाग नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अंतिम संभावित क्षण तक कॉल को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी वह विभिन्न राक्षसों के खिलाफ अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। जिन वू ने तुरंत रिसीवर छीन लिया। ये हंटर सियोंग जिन वू है। आखिरकार तुमने फोन उठाया। बहुत बुरा, यह एसोसिएशन की ओर से कॉल नहीं था। उसके मुंह से करुण आह निकल पड़ी। शिक्षार्थी जिन वू, हाल ही में आपसे संपर्क करना इतना कठिन क्यों हो गया है? स्पीकर से आने वाली आवाज परिचित थी। उसे हाई स्कूल से स्नातक हुए 4 साल हो चुके थे और इसलिए उसने शिक्षार्थी बनना बंद कर दिया था, लेकिन इमारत के मालिक ने से उनके दोनों भाई बहनों को लेने के बाद से हमेशा जिन वू के नाम के आगे यह उपसर्ग जोड़ा। वे अभी भी छोटे बच्चे हैं। मुझे इसके लिए सचमुच खेद है। कुछ दिन पहले एक घटना के कारण मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये हुआ। मुझे पता होना चाहिए। खैर, वहां वह है। और शिक्षार्थी जिन वू, इस महीने का किराया अभी तक नहीं आया था, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि यह आपके लिए थोड़ा कठिन है, तो क्या मुझे इसमें 1 या 2 महीने की देरी करनी चाहिए? अरे नहीं, ये ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद पैसे भेजूंगा। ठीक है, लेकिन अपने आप को मजबूर मत करो। तुमने सुना। अपनी माँ और अपनी छोटी बहन की देखभाल करने की कोशिश करते हुए तुम्हें वहां बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखना भी मत भूलना। धन्यवाद, मैं यह नहीं भूलूंगा। कॉल वहीं खत्म हो गई। जिन वू ने एक दराज से बैंक बैलेंस बुक निकाली। खाते में शेष राशि केवल 8 लाख रुपए के आसपास थी। उसके मुंह से कराह निकल पड़ी। 5 लाख रुपए का किराया चुकाने के बाद उसके पास महीने के जीवन यापन के खर्च के लिए 3 लाख रुपए बचेंगे। और किराया इतना कम केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि अपार्टमेंट इमारत शहर के सुदूर बाहरी इलाके में स्थित थी, साथ ही यह पुरानी और जर्जर थी। साथ ही इमारत के मालिक ने जिन वू की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए राशि नहीं बढ़ाई। पिछले कुछ साल, आजकल किसी को भी 500 ग्रांड प्रति माह के हिसाब से किराए का अपार्टमेंट नहीं मिल पाता। और पूरे महीने 300 ग्रांड पर जीवित रहने की कोशिश करना और भी कठिन था। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने होंगे। जिन वू ने पहले जरूरी मामलों को निपटाने का फैसला किया। वह अब कुछ दिन पहले वाला वही आदमी नहीं रहा जो एक भी ई रैंक वाले राक्षस को नहीं मार सकता था और डर से कांप सकता था। शिकारियों ने पैसा कैसे कमाया? सबसे अच्छा तरीका राक्षसों को मारना था। ऐसे ए रैंक वाले शिकारियों को प्रायोजन मिल सकता था, विज्ञापन शूट किए जा सकते थे, टीवी शो में उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती थी और इसी तरह बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जा सकता था, जितना कि कुछ बड़े निगम के मालिकों ने कमाया था, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी।
सचमुच उनमें से बहुत कम थे। शीर्ष पर मौजूद बहुत कम लोगों को छोड़कर अधिकांश शिकारियों को पैसा कमाने के लिए कलकोटरी में जाना पड़ा। जितनी ऊंची रैंक, अनुभव उतना ही बड़ा कमाई प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं से तय होगी। जिन वू जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसे ई रैंक दिया गया था, केवल एसोसिएशन के लिए काम करता था और उसे सी से अधिक रेटिंग वाले कलकोटरी में कोई अनुभव नहीं था। ऐसी स्थिति पर काबू पाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जिन वू की अभिव्यक्ति कुछ भद्दी सी हो गई। शर्तों की परवाह न करते हुए, अभी अगर मैं किसी आक्रमण टीम में प्रवेश कर पाता तो ये बहुत अच्छा होगा। उसने हंटर वेबसाइटों के बुलेटिन बोर्ड पर नौकरी की पोस्टिंग पर नजर डाली और कुछ नंबरों पर कॉल की, लेकिन वे सभी समय की बर्बादी साबित हुई। कोई भी ई रैंक वाले हंटर के साथ काम नहीं करना चाहता था। नौकरी पोस्टिंग के माध्यम से बाहरी मदद मांगने वाले शिकारी लगभग हर समय फ्रीलांसर होते थे, जिसका मतलब था कि वे अपनी गर्दन को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए जाहिर है, उन्होंने छापा मारने वाली टीम बनाते समय या किसी को अपने में शामिल करते समय पूरा ध्यान दिया। इन लोगों के पास बड़े गिल्डों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं थी, लेकिन एसोसिएशन के लिए काम करने के लिए उनकी रैंक बहुत ऊंची थी। वे सभी एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गए थे, लेकिन किसी भी दिशा में जाने में असमर्थ थे। फिर भी, जहां तक मुझे पता है, ये शिकारी अभी भी प्रति माह 1 करोड़ से अधिक कमाते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड का मामला था। चूंकि उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, इसलिए दिन के अंत में उन्होंने जो लाभ कमाया वह उतना ही बड़ा था। यह कारण नहीं था कि शिकारी आम जनता की ईर्ष्या का निशाना थे। हालांकि जिन वू के दृष्टिकोण से वह केवल अधीर हो सकता था। क्या मुझे रैंक पुनर्निर्धारण परीक्षा देनी चाहिए और तुरंत अपनी रैंक बढ़ानी चाहिए? आखिरकार जिन वू ने अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि ऐसा करना एक मूर्खतापूर्ण काम था, भले ही उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो। ई रैंक वाला एक हंटर अचानक उच्च रैंक वाला बन गया। चाहे वह हो या बी या शायद सी भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनर्जागरण हमेशा बातचीत का एक गर्म विषय बन जाएगा। जनता को एक अच्छी गपशप के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं आया, और हंटर्स चर्चा करने के लिए एक अच्छा विषय बन गया। पुरानी कहावत है कि अगर 5 मुंह होते तो 10 आंखें होती। मतलब जितना ज्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे, उतनी ही ज्यादा नजरें आप पर टिकी होंगी। उनके आंकड़े भविष्य में भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए उनके विशेष संविधान की दूसरों द्वारा खोज किए जाने से पहले ये केवल समय की बात होगी। एक शिकारी जो अपनी क्षमताओं को और ऊपर उठा सकता है। समय बीतने के साथ साथ वह मजबूत होता जाता है। ये शिकारी कौन है? वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? हमें उसके जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए? बिना किसी संदेह के, बहुत से लोग अपनी रुचि व्यक्त करेंगे। आखिरकार उसके जैसा शिकारी पहले कभी नहीं हुआ था, और रुचि व्यक्त करने वालों में ऐसे लोग भी होंगे जो उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे, या उसके प्रति अपने शत्रुतापूर्ण इरादे भी प्रकट करेंगे। यदि उनमें से किसी एक के पास भी अविश्वसनीय शक्ति है, तो इसकी कल्पना मात्र से ही उसे सिहरन होने लगी। वह अब जितना कमजोर था, उससे कहीं ज्यादा पहले कमजोर था। जब तक उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, वह नहीं चाहता था कि दुनिया को उसके अस्तित्व के बारे में पता चले। मतलब, उसकी रैंक दोबारा निर्धारित करने के लिए परीक्षा देने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पैसा कमाने की जरूरत है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह बाहर जाकर अंशकालिक नौकरी पा सकता था। उसे नहीं पता था कि एसोसिएशन उसे छापेमारी के लिए कब बुलाएगा। एक कलकोटरी पर छापा मारकर उसे पैसा और अनुभव दोनों अर्जित करने होंगे, तो वह एक स्थानीय स्टोर में काम करके कुछ रुपये कमाने के लिए उस महत्वपूर्ण अवसर को कैसे गंवा सकता है? जब वह इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा था कि उसे क्या करने की जरूरत है, तो उसे बुलेटिन बोर्ड में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका ध्यान खींचा। आपातकाल, रैंक की परवाह किए बिना एकल शिकारी की तलाश। तुरंत आने की जरूरत है। जिन वू की आंखें एकदम खुल गईं। ये पोस्टिंग सचमुच 1 सेकंड पहले सामने आई थी। जब उसने जल्दी से पोस्टिंग की सामग्री की जांच की, तो वह उसके घर से बहुत दूर भी नहीं थी। जिन वू ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरा पक्ष भी जल्दी में रहा होगा, क्योंकि उसने पहली रिंगटोन से पहले ही कॉल का उत्तर दे दिया था। नमस्ते। जिन वू ने कॉल करने के अपने कारणों को यथासंभव सटीक रूप से बताया और शांति से उत्तर की प्रतीक्षा की। ओह, आप ही रैंक वाले हैं। दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया उम्मीद से बेहतर थी। ये ठीक है, हमें बस किसी को दिखाने और कर्मचारियों की संख्या भरने की जरूरत है, बस इतना ही। हालांकि ये गेट रैंक सी है, इसलिए आपके लिए वहां शिकार करना कठिन होगा। तो हम मुनाफा आपस में बांट लेंगे और आपको सिर्फ 20 लाख नकद देंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप तुरंत आ सकते हैं?
प्रश्नवाचक चिन्ह। एक दिन के काम के लिए 20 लाख। केवल संख्याएं बनाने के लिए वहां रहना बहुत सारा पैसा था। यह एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव था। यह अफसोस की बात है कि वह कालकोठरी की लूट को साझा नहीं कर सका, लेकिन बहुत अधिक लालची होने की कोशिश के कारण वह 2 मिलियन कमाने से चूक सकता है। अभी के लिए आइए पहले अत्यावश्यक आग बुझाएं। आखिरकार ऐसा अवसर हर दिन नहीं आएगा। 2 मिलियन उसके और उसकी बहन के मासिक जीवन यापन के खर्च के लिए पर्याप्त थे। जिन वू ने प्रस्ताव के लिए हाँ कहा। मैं 15 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच जाऊंगा। एपिसोड 18। जिन वू को तैयार होने के लिए केवल 1 मिनट की आवश्यकता थी। उसने तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और बैठक स्थल की ओर चल दिया। वहां 9 लोग पहले से ही मौजूद थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। समूह के नेता की तरह दिखने वाले व्यक्ति ने जिन वू की ओर अपना हाथ लहराया। ये काफी बड़े शरीर वाला एक दाढ़ी वाला आदमी था। वह धीरे से मुस्कुराया और जिन वू से बात करते हुए करीब चला गया। क्या आप मिस्टर सेओंग जिन वू हैं? हाँ, ये राहत की बात है कि तुम्हें इतनी जल्दी सही जगह मिल गई। मुझे लगता है कि यह भाग्य है। तो शुरू करने से पहले हम एक दूसरे का अभिवादन कैसे करें? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने संक्षेप में अपनी टीम के सदस्यों का परिचय दिया। उनमें से 8 नियमित टीम के साथी थे जो हर समय एक साथ काम करते थे, जबकि शेष व्यक्ति वह था जो जिन वू की तरह ही नंबर बनाने के लिए यहां आया था। जिन वू ने टीम के अन्य सदस्यों का अभिवादन किया और उनके चेहरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपनी उन्नत परसेप्शन स्टेट की बदौलत वह कमोबेश हर किसी की क्षमताओं को समझने में सक्षम था। समान रैंक वाले 5, उनसे थोड़ा कम रैंक वाले 4, 5 रैंक सी और लगभग 4 डी या उससे कम रैंक वाले सी रेटेड गेट को साफ करने का प्रयास करते समय एक विनियमन था। एक पार्टी की न्यूनतम संख्या 10 शिकारी होनी चाहिए और आधे से अधिक को कम से कम सी या उच्चतर रैंक होना चाहिए था। इसके बाद ही एसोसिएशन ने परमिट जारी करती है। ऐसा लग रहा था कि वे सारा शिकार करने का दावा कर रहे थे और उसे केवल संख्या बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहने की जरूरत थी। आखिरकार यह एक खोखली शेख ही बघारने जैसा नहीं था। अब हमारा परिचय समाप्त हो गया है। मैं याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में समझाऊंगा। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपना परिचय सी रेटिंग वाले टैंकर हवांग डोंग सियोक के रूप में दिया। उसने एक आरामदायक माहौल प्रदर्शित किया, जैसे कि उसके पास कालकोठरी पर छापा मारने का काफी अनुभव हो। जैसे ही उसने उन स्थितियों का वर्णन करना शुरू किया जिन पर छापे के बीच नजर रखनी होती है, कोई जिन वू के करीब आया। माफ करें, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों इस पार्टी में बकवास के टुकड़े हैं। वह कोई और नहीं बल्कि दूसरा शिकारी हवांग डोंग सेवैक के साथ था, जिसे संख्या भरने के लिए अपने साथ लाया था। वह उज्ज्वल अभिव्यक्ति वाला एक युवा व्यक्ति था। हालांकि जिन वू के विपरीत वह वास्तव में लड़ाई में भाग लेने वाला था। उसे डी रैंक दिया गया था, इसलिए उसे ऐसा करने का अधिकार था। उसका नाम यू जिनहो था। उम्र 22 साल थी। जैसे ही यू जिनहो ने उसका अभिवादन किया, जिन वू ने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर अपनी निगाहें दूसरी ओर कर ली। ऐसा प्रतीत होता है कि यू जिनहो बातचीत जारी रखना चाहता था, लेकिन उसने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाना शुरू कर दिया। वह शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट आया। बड़े भाई, चलो यहीं रुके या पहले अंदर चले? हम उन सभी को मार डालेंगे। तो इस तरह विस्तार से समझाने का क्या मतलब है? ठीक है, इस तरह मेरे कान मोम से अवरुद्ध हो सकते हैं। जब मूल टीम के सभी सदस्यों ने अपनी आवाजें उठाई तो हवांग डोंग सेवैक खुशी से हंसा और ताली बजाई। तो ठीक है, स्पष्टीकरण बहुत हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गेट से अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले कि हम प्रवेश करें, आप दोनों इन पर एक नजर डालें। हवांग डोंग सेवैक ने दस्तावेज का एक पृष्ठ जिन वू और यू जिनहो को आगे बढ़ाया। यह एक साधारण अनुबंध निकला। नीचे अपना नाम लिखें और हस्ताक्षर करें और हम जाने के लिए तैयार हैं। सामग्री में कहा गया है, वह किसी भी शिकार में भाग नहीं लेगा, वह लूट के बंटवारे में भाग नहीं लेगा, और जब छापेमारी खत्म हो जाएगी तो उसे तुरंत 2 मिलियन का भुगतान किया जाएगा। शर्तें वही थी जो उसने फोन पर सुनी थी। हालांकि वे उसका ध्यान आकर्षित करने वाले नहीं थे। मुझे वादा करना होगा कि कालकोठरी के अंदर चाहे जो भी घटना घटे, मैं उनसे सवाल नहीं करूंगा। एसोसिएशन द्वारा आयोजित छापे के विपरीत, यदि फ्रीलांसरों द्वारा आयोजित छापे के दौरान कुछ होता है तो कोई मुआवजे का दावा नहीं कर पाएगा। हंटर्स को जीवन बीमा न मिल पाने का एक कारण ये भी है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी होती थी। केवल अब ये वास्तविक महसूस हुआ कि जिन वू ने एक आक्रमण दल में प्रवेश किया था। खंडों की पुष्टि करते समय जिन वू ने यू जिनहो के अनुबंध पर एक नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, उनका मामला अलग था। वादा किए गए 2 मिलियन के अलावा वह लूट में भी हिस्सा लेने वाला था।
दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले जिनवू ने हवांग डोंग सेओएक से पूछा, जब हम अंदर होंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं, बस हमारे पीछे आओ और सामान उठाने में हमारी मदद करो, बस इतना ही। आपका सामान। हवांग डोंग सियोक ने मिनीवैन से निकाले गए अपने डोंगसेंग में से एक विशाल बैकपैक की ओर इशारा किया। जब आप अंदर होंगे तो खाने के लिए लंच बॉक्स, कपड़ों और उपकरणों के कई सेट, प्राथमिक चिकित्सा किट और कुछ अन्य सामान ले जाएंगे। रुको, कालकोठरी में प्रवेश करते समय प्राथमिक चिकित्सा किट। जिनवू इस पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सका। आप किसी उपचारकर्ता के साथ प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि यदि आप अपनी खुद की आक्रमण पार्टी चला रहे हैं तो हीलर को नियुक्त करना आसान नहीं है। खैर, हम अब तक इसी तरह से काम करते रहे हैं, इसलिए ये ठीक रहेगा। हवांग डोंग सेओएक अजीब तरह से मुस्कुराया। सोचने के लिए, ये टीम बमुश्किल शिकारियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या को पूरा कर पाए। अतिरिक्त सदस्यों में से एक ने छापे को एक अंधे तारीख या कुछ और के रूप में गलत समझा, और हमला टीम की संरचना में केवल एक टैंकर और क्षति डीलर शामिल थे, और एक भी नहीं मरहम लगाने वाला नहीं था। ये सुनने के बाद भी कि वहां कोई हीलर मौजूद नहीं था, वह अनजान अतिरिक्त सदस्य इस रहस्योद्घाटन से बहुत परेशान नहीं हुआ। यह इस बात का पक्का प्रमाण था कि वह नौसिखिया था। जिनवू मन ही मन मुस्कुराया। वे चाहने वालों का एक समूह है। हालांकि उसने फिर भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, इसलिए नहीं कि उसे उन 2 मिलियन की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि वह अच्छी तरह जानता था कि अब वह अपनी रक्षा कर सकता है। ये रहा, मेरा भी काम हो गया। हवांग डोंग सियोक ने दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की पुष्टि की और ऊंची आवाज में चिल्लाया जैसे कि वह आज वास्तव में प्रसन्न महसूस कर रहा हो। ठीक है, चलो चलें, सब लोग। दल सीधे गेट के स्थान की ओर चला गया। यह एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के रुके हुए निर्माण स्थल के बीच में था। आजकल अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी। हवांग डोंग सियोक ने अपनी जीभ चटकाई। बड़े मकबरे की तरह अधूरी अपार्टमेंट इमारतें छिटपुट रूप से स्थिर खड़ी थीं, जो उन्हें देखने वाले सभी को एक निश्चित पूर्वाभास का एहसास करा रही थी। क्या दिग्गजों का कब्रिस्तान पर्यवेक्षकों को ऐसा महसूस करा सकता है? क्या आप जानते हैं? यूजिन हो जिनवू के करीब चला गया था और धीरे से फुसफुसाया था। जबकि कर्मचारी और निवेशक इस समय नरक से गुजर रहे हैं, परियोजना का सीईओ 2 महीने पहले 90,000 मिलियन के साथ विदेश भाग गया। जिनवू ने दूसरे आदमी को बहुत सारे संकेत दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यूजिन हो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। खैर, यहाँ जिनवू को छोड़कर उनमें से सभी 8 मूल रूप से एक ही टीम के थे, इसलिए उनके साथ इतनी आसानी से मिलना मुश्किल होगा। बड़े भाई, क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? इससे पहले कि कोई इस पर गौर करता, माननीय बड़े भाई, जिनवू अब इस बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। क्या आप नहीं जानते कि संकेत कैसे लिया जाता है? ठीक है, मैं संकेत लेने के बारे में चिंता करते हुए कभी नहीं रहा, इसलिए। क्या ये लड़का केवल अच्छे स्वभाव का था, या केवल बुद्धिहीन था? जिनवू ने यूजिनहो और उसकी उज्जवल मुस्कान को देखते हुए बिना कुछ बोले अपने सिर के किनारे को खुजाया। हालांकि ये वास्तव में सच था कि जब जिनवू गेट के करीब पहुंचता था तो वह असामान्य रूप से घबरा जाता था। लेकिन वास्तव में ये पाठ्यक्रम के बराबर था। अन्य शिकारियों के लिए छापे आय के एक वैध स्रोत के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन जिनवू के लिए, उसने अब तक जिन भी छापे में भाग लिया, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हताश, कड़वा संघर्ष थे। वह अपने दिमाग में हमेशा के लिए अटकी सभी दर्दनाक यादों के कारण तनावग्रस्त हो गया था। ये यहाँ खत्म हो चुका है। हवांग डोंग सेओएक के कदम रुक गए। सभी शिकारी आश्चर्यचकित होकर हौंफने लगे। बड़े भाई, क्या ये वास्तव में गेट सीक्रेटेड है? लेकिन क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? आपको लगता है कि एसोसिएशन हमसे झूठ बोल रहा था? उन्होंने कहा कि जांचकर्ता पहले भी 2 बार यहाँ आ चुके हैं। हवा में एक छेद ब्लैक होल की तरह तैर रहा है। लोग इसे गेट कहने लगे। इसकी रैंक अंदर से आने वाली जादुई ऊर्जा उत्सर्जन की तरंगों के अनुसार निर्धारित की गई थी। एसोसिएशन के लोग सबसे पहले प्रत्येक को एक रैंक आवंटित करने के लिए रुकेंगे। उसके बाद गेट साफ करने के इच्छुक व्यक्ति या गिल्ड प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ए या बी रैंक वाले गेट्स को ज्यादातर समय बड़े गिल्डों के पास छोड़ दिया जाता था। खैर, आखिरकार फ्रीलांसरों के लिए इन्हें साफ करना बहुत कठिन था। इसलिए फ्रीलांसरों द्वारा गठित आक्रमण दलों ने उससे नीचे रैंक वाले गेट्स का ख्याल रखा, जिसका मतलब यह था कि सी रैंक वाला गेट उन शिकारियों के लिए प्रभावी रूप से सबसे कठिन था, जिन्हें पार करना किसी से संबद्ध नहीं था। हवांग डोंग सियोक गेट के सामने खड़ा हो गया और उसने पीछे मुड़कर अपनी टीम की ओर देखा। मैं पहले प्रवेश करूंगा। सभी लोग आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें।
टैंकर पहले घुसा और बाकी शिकारी एक एक करके घुसने लगे। तुम्हें कभी पता नहीं चलता, इसलिए जिन वू ने शायद खुद को हल्के से फैलाया। उसके बगल में यू जिनहो ने अपने बैग से अपना उपकरण निकालना शुरू कर दिया। उसके थैले से निकली तलवार और ढाल रोशनी में आकर्षक ढंग से चमक रही थी। साधारण नजर से भी पता चल सकता है कि वे बहुत महंगे थे। वे निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसे एक नौसिखिया हंटर अपने दम पर व्यवस्थित कर सके। रुको, उसने कहा कि उसे पहले कभी संकेत नहीं लेने पड़े, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह एक संपन्न परिवार से है? जिन वू ने आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किया। शायद अपने ऊपर जिन वू की नजर को महसूस करते हुए यू जिन वू आत्मविश्वास और बहादुरी से सामने खड़ा हो गया। ह्यूंग, तुमने कहा था कि तुम ही रैंक पर हो, ठीक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस मेरे करीब रहो। जिन वू ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। बस कौन किसकी रक्षा करेगा? ठीक है, भावना के लिए धन्यवाद। चलो हम भी अंदर चलें। भले ही जिन वू को कैसा भी महसूस हुआ हो, वह फिर भी उसके पीछे पीछे चला और सुरक्षित रूप से गेट में प्रवेश कर गया। कालकोठरी का आंतरिक भाग अत्यंत शांत था। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत अंधेरा भी था। हवांग डोंग सेओएक ने अपना पहला आदेश जारी किया। अरे छोटे भाई, मुझे एक रोशनी की जरूरत है। ठीक है। जादू से संबंधित शिकारी जो यू हवान ने हवा में एक रोशनी का गोला बनाया। आसपास का वातावरण तुरंत उज्जवल हो गया। हवांग सोंग सेओएक ने अपनी ढाल नीचे कर ली और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। क्या बकवास है? सभी राक्षस कहाँ हैं? मैं आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ कोई रोशनी भी नहीं है। अब आमतौर पर गुफा जैसी कालकोठरियों के अंदर यहाँ वहाँ चमकदार पत्थर पाए जाने चाहिए थे और आगे के रास्ते को रोशन करने के लिए कुछ प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए था। हालांकि इस कालकोठरी में वे नहीं थे। यू जिनहो ने बगल से जिन वू को फुसफुसाया। बड़े भाई, क्या राक्षसों के बिना कोई कालकोठरी हो सकती है? जिन वू ने युवक को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि जिन वू के कान फड़क रहे थे। उसे दूर से आती बहुत सी पदचापें सुनाई दे रही थी। जिन वू बोला, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, वे अभी तक नहीं आए हैं। यू जिनहो ने ये सुनकर घबराकर लार निगल ली। जल्द ही पार्टी वही सुन सकती थी जो जिन वू ने पहले सुना था। तभी हवांग डोंग सियोक को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिना चमकदार पत्थरों वाली कालकोठरी का क्या मतलब हो सकता है? वह कौन सी चीज है जो समूहों में घूमती है, अंधेरे में रहती है और प्रकाश के स्रोत की ओर दौड़ती है? ओह बकवास! हवांग डोंग सेओएक और उसके डोंगसेन का रंग एक ही समय में काला हो गया। ये कीड़े हैं। कीड़े आ रहे हैं। भाड़ में जाओ यार। आखिर इसे भगवान के समान कीड़े होने की क्या जरूरत थी? हवांग डोंग सेओएक चिल्लाया। अपनी स्थिति में आ जाओ। वे आ रहे हैं। सामने इस अकेले मार्ग के दूसरी ओर से कुछ एक बड़े समूह में पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ रहे थे। रुको, क्या ये पहाड़ी चींटी हो सकती है? ऐसा कुछ मत कहो जिससे हमें परेशानी हो। ठीक है। सभी प्रकार के राक्षसों में से कीड़ों से निपटना सबसे अधिक परेशानी भरा है। उनके गोले काफी मजबूत हैं, वे हमेशा बड़े समूहों में घूमते हैं और प्रत्येक के पास काफी उच्च युद्धक क्षमता भी है। और उनमें से सबसे बुरी बात तो चींटी प्रकार की हुई। अनगिनत शिकारियों ने गलती की और चींटियों की पहाड़ियों में प्रवेश किया और बहुत जल्दी अपनी जान गंवा दी। जमीन पर कीड़ों के पैरों की सरसराहट की आवाज पूरी गुफा में शोर से गूंजती है। इसका मतलब था कि वे अब काफी करीब आ गए। हवांग डोंग सियोक ने अपनी ढाल अपनी ठुड्डी के ठीक नीचे उठाई। हालांकि फिर भी उसे कोई कीड़ा नजर नहीं आया। उसके डोंगसिंग ने उसके पीछे से शोर मचाना शुरू कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता? लेकिन हालांकि वे पास ही हैं। डोंग सेओएक भाई, क्या तुम सामने कुछ देख सकते हो? इसी समय जिन वू चिल्लाया। तुम्हारे ऊपर? क्या? हवांग डोंग सेओएक ने स्पष्ट रूप से ऊपर देखा। छत पर बड़े बड़े कीड़े उनकी ओर दौड़ रहे थे। यदि उन्हें एक सेकंड के लिए भी देर से खोजा जाता तो वे चीजें उनके सिर के ऊपर से नीचे गिर जाती। जब बड़े समूह बनाने वाले इन कीट प्रकार जैसे राक्षसों से लड़ते हैं तो टीम के गठन के टूटने का मतलब इसमें शामिल सभी लोगों के लिए मृत्यु होगा। अगर उन्हें बहुत देर से खोजा गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। हवांग डोंग सियोक को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यहाँ आशा की किरण ये थी कि वह विभिन्न कीड़ों के बीच एक भी चींटी जैसा प्राणी नहीं देखा जा सका। उसने आवाज उठाए और चिल्लाया, आग, आग लगाओ और उन्हें नीचे लाओ। एक बार जब वे मैदान पर होंगे तो मैं उग्र को आकर्षित करूंगा। जब कुछ राक्षस शिकारियों के आक्रमण से घायल होकर गिर पड़े तो बाकी भी उनके पीछे पीछे जमीन पर आ गिरे। बिना किसी संदेह के वे शिकारियों को शामिल करने की योजना बना रहे थे। यहां से आगे टैंकर की क्षमता महत्वपूर्ण साबित होगी।
हवांग डोंग सेओएक ने सभी राक्षसों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने उकसावे के कौशल को सक्रिय किया। और जैसे कि उनके पास पहले से कोई समझौता था, सभी राक्षसों ने एक ही समय में हवांग डोंग सेओएक को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं यहाँ पर हूँ, तुम दुष्ट कीड़े हो। दर्जनों की संख्या में राक्षस हवांग डोंग सेओएक की स्थिति की ओर दौड़ पड़े। चिपक जाओ। उसकी ढाल बिना किसी असफलता के कीड़ों के हमलों से बचाव करने में कामयाब रही। मजबूत जबड़े और पंजे ढाल को आधा नहीं फाड़ सकते थे। टैंकर हवांग डोंग सेओक ने सामने से सराहनीय रूप से अच्छी तरह से बचाव किया, पूरी तरह से स्थिर और स्थिर। स्टैंड बाय स्थिति में आ जाओ और तैयार हो जाओ। हवांग डोंग सेओक ने सही समय का इंतजार किया। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 19। यहाँ तक कि जब कीड़ों ने भयानक तीव्रता से उसे काटा, तब भी हवांग डोंग सेओक स्थिर रहा और जवाबी हमला करने के मौके का इंतजार करता रहा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीड़े उससे विचलित न हो, भले ही डीलरों ने दुश्मनों को गंभीर झटका दिया हो। ये काफी होना चाहिए। उस विचार के साथ आखिरकार असली शिकार शुरू हो गया था। हवांग डोंग सेओक दहाड़कर बोला, आक्रमण करो। उस छोटी लेकिन मर्दाना चीख के साथ ही टीम की सारी संचित मारक क्षमता लुटेरे कीड़ों के झुंड पर उड़ेल दी। राक्षसों की दर्द भरी चीखें इधर उधर और हर जगह से उठ रही थीं। जिन वू ने पीछे खड़े होकर इस स्थिति को सामने आते हुए देखा। इस छापे के लिए उसे अनुबंधात्मक दायित्व का पालन करना था। उसने आंतरिक रूप से अनुकरण किया कि वह अकेले कैसे लड़ेगा, क्योंकि उसकी आंखें सामने हो रही लड़ाई को देखती रहीं। कितना निराशाजनक है। जिन वू को पहले ही कई बार वहां से बाहर निकलने की अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। वह राक्षसों की कतारों के भीतर बहुत सारे खुले अंतराल देख सकता था। और उसने ये भी देखा कि हंटर्स उन कमियों को चूक रहे हैं और सामान्य गलतियां कर रहे हैं। तो जब उसे कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे बस इधर उधर खड़ा रहना पड़ा, तो वह निराश कैसे महसूस नहीं कर सकता था। फिर भी हवांग डोंग सेओक की टीम को नुकसान आश्चर्यजनक रूप से न के बराबर साबित हुआ। ये सब इसलिए था क्योंकि उनका टीम वर्क काफी उत्कृष्ट था। ऐसा लग रहा था कि छापेमारी शुरू होने से पहले हवांग डोंग सेओक का शांत स्वभाव आखिरकार दिखावे के लिए नहीं था। बड़े भाई, वे आपके दाहिनी ओर से आ रहे हैं। जून ताय सेओएक मिन यू हवान। सबका ख्याल रखना। ठीक है चेओल जिन, आपकी कलाई सूज गई है। पीछे हट जाओ। बड़े भाई, इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। क्या आप प्रवेश द्वार साफ करने के बाद ही वापस जाना चाहते हैं? हम नहीं जानते कि इस छापेमारी में कितना समय लगेगा, इसलिए शुरुआत से ही जल्दबाजी करना बंद करें। अपनी गति पर नियंत्रण रखें, समझे? ठीक है। शायद इसलिए कि वे इतने लंबे समय से एक साथ काम कर रहे थे, वे काफी सहजता से संवाद करने में सक्षम थे। इस तरह शीघ्रता से संवाद करने में सक्षम होने से अनिवार्य रूप से एक उत्कृष्ट टीम वर्क भी प्राप्त होगा। यह एसोसिएशन द्वारा एक साथ लाए गए शिकारियों के झुंड से अलग एक दुनिया थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह बच्चा जिन वू बहुत उपयोगी भी निकला। जिन वू की नजर अगली बार यू जिनहो पर गई। जब एक राक्षस ने उसकी ढाल को काट लिया, तो उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और अपनी तलवार तेजी से उस पर घुमा दी। महंगी तलवार ने राक्षस के सिर को आसानी से उसके शरीर से अलग कर दिया। एक नौसिखिया रैंक डी हंटर के लिए वह सराहनीय रूप से अपना बचाव कर रहा था। उनका किक गियर उनके कौशल और अनुभव की कमी के कारण छोड़े गए छेद को भर रहा है। वास्तव में यह अकारण नहीं था कि सभी शिकारियों ने अपने लिए अच्छे उपकरण प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। जब उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए मिली, तो यू जिनहो ने तुरंत अपना अंगूठा ऊपर उठाया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए सख्त आग्रह कर रहा हो। जिन वू के पास भी उसी भाव को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अब काफी संतुष्ट दिख रहे यू जिन वू ने पलट कर कहा, जो भी मामला रहा हो, युद्ध का अंत निकट आ रहा था। एक बार जब तट लगभग साफ हो गया, तो हवांग डोंग सेओएक ने अपने डोंगसेंग्स को एक और आदेश जारी किया। जादुई क्रिस्टल मत भूलना। हमने उन्हें बिल्कुल 9 तरीकों से विभाजित किया है। हाँ, ये छापेमारी का मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मैं भी। हवांग डोंग सेओएक ने लूट को इकट्ठा करने के लिए अपने हंसते हुए डोंगसिंग की पुष्टि की और जिनवू के करीब चला गया। आपकी बदौलत हम बच गए। माफ करें। ठीक है, ऊपर से आने वाले राक्षसों के बारे में हमें सचेत करने वाले आप पहले व्यक्ति थे, है ना? हालांकि तुम्हें कैसे पता चला? वह था एक गहरी अनुभूति। जिन वो मौके पर ही आधी अधूरी कहानी लेकर आया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वह बाहर आकर यह नहीं कह सकता था कि उसका परसेप्शन स्टेट उच्च था। अब क्या वह ऐसा कह सकता है? सच में एक गहरी अनुभूति। खैर, आज हम भाग्यशाली हो गए।
मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि अगर हमने उन्हें समय पर नहीं खोजा होता तो क्या होता। हवांग डोंग सियोक ने बोलते हुए अपनी छाती थपथपाई। ये तब था। शिकारियों में से एक ने कीट के शव को खंगालते हुए हवांग डोंग सियोक को करीब आने का इशारा किया। हवांग भाई, कृपया 1 सेकंड के लिए यहाँ आए। डोंगसेंग सभी एक स्थान पर एकत्र हुए थे, इसलिए हवांग डोंग सियोक भी उनके साथ शामिल होने के लिए वहां गया। इन रेंगने वालों में कुछ गड़बड़ है। हवांग डोंग सियोक के आने पर शिकारी अलग हो गए, जिससे दाढ़ी वाले व्यक्ति को बैठने और आसपास का नजारा लेने की अनुमति मिल गई। हालांकि वह कुछ भी सामान्य से हटकर नहीं देख सका। चाहे वह जिधर भी देखे, उसे केवल मरे हुए कीड़े ही दिखाई दे रहे थे। इनमें क्या गड़बड़ है? हवांग डोंग सियोक ने अपना सिर झुका लिया। डोंगसेंग में से एक ने अपने निकटतम कीट राक्षस के पैर की ओर इशारा किया। मुझे पूरा यकीन है कि वह घाव हमारी ओर से नहीं आया है। हवांग डोंग सियोक की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई। आवाज उठाने से पहले उसने करीब से देखा। यह अजीब तरह लगता है। सही, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह इस तरह के घावों वाला एकमात्र नहीं है। यहां देखो, ये वाला, उधर वाला भी। ऐसा लगता है कि उसके पंखों का एक जोड़ा भी गायब है। क्या हमसे लड़ने से पहले ही इन खौफनाक रेंगने वालों को हराया जा सकता था? हवांग डोंग सियोक की अभिव्यक्ति और भी अधिक कठोर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि जितने राक्षसों से उन्हें लड़ना पड़ा, उसकी तुलना में लड़ाई इतनी आसानी से क्यों चली गई। क्या ये हो सकता है कि ये चीजें किसी और चीज के खिलाफ लड़ रही थी? ये तब था। हालांकि यह सभी संक्षिप्त क्षणों में से सबसे संक्षिप्त क्षण के लिए था, फिर भी जिन वू को इस टीम के कई सदस्यों की निगाहें अपनी ओर आने का एहसास हुआ। जैसे ही जिन वू ने उन्हें महसूस करने का संकेत दिया, उसकी आंखें दूसरी ओर चली गईं। इससे अब वह निश्चिंत हो गए। जैसा मैंने सोचा था, उनका शुरुआती संदेह सही साबित हुआ। ये देखते हुए कि उनका टीम वर्क इतना अच्छा था, वे पहले से ही लंबे समय से एक साथ लड़ रहे होंगे, और बिना किसी की मृत्यु के भी। हालांकि क्या किसी मरहम लगाने वाले के समर्थन के बिना ऐसा संभव होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकारी कितने अच्छे थे, दिन के अंत में वे अभी भी इंसान थे। अनिवार्य रूप से देर सवेर वे फिसल जाएंगे। खैर, अभी कुछ ही समय पहले क्या उनका गठन कीड़ों के हमलों से लगभग टूट नहीं गया था? अंततः जिन वू के दिमाग में एक बड़ी तस्वीर बनी और उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान उभरी। शायद मैं उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। जब तक वे उसकी गणना के अनुसार काम करते थे, यही था। हवांग डोंग सियोक मुस्कुराया और वापस खड़ा हो गया। खैर, अब हम थोड़ा और गहराई में क्यों नहीं जाते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस कालकोठरी को जल्द ही साफ करने में सक्षम हो सकते हैं। हवांग डोंग सियोक ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात की। उसने अपने डोंगसेंग्स की खातिर ऐसा नहीं किया। खैर, शुरुआत से ही टीम के मूल सदस्य पहले से ही उसे घेर रहे थे। इस बीच यू जिन्हो तेजी से मुस्कुराया और जिन वू के करीब आ गया। बड़े भाई, क्या तुमने इसे देखा? आपने इसे देखा है ना? इसके साथ मैंने आज कुछ गंभीर राक्षसों को लात मारी है ना? यू जिन्हो ने तलवार हवा में घुमा दी। ये देखकर जिन वू ने चुपचाप उससे पूछा, अरे वह तलवार और ढाल, वे वास्तव में महंगे हैं, है ना? क्षमा करें, जब मैंने अपने पिता को बताया कि मैं अपनी पहली छापेमारी में भाग लूंगा, तो उन्होंने मेरे लिए ये चीजें ले ली। ठीक है, उस मामले में मुझे लगता है कि आपको भी अपने बारे में समझदारी रखनी चाहिए। जिन वू ने यू जिन्हो को हल्के से न उसके कंधे पर थपथपाया और अन्य शिकारियों के पीछे पीछे कालकोठरी के अंदर चला गया। अब वह अचानक किस बारे में बात कर रहा है? यू जिन्हो ने प्रस्थान करने वाले समूह का पीछा करने से पहले भ्रम में अपना सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि गुफा हमेशा के लिए चलती रहेगी। हालांकि काफी विचित्र है, अभी तक उनका सामना एक भी राक्षस से नहीं हुआ था। चूंकि कालकोठरी का आकार एक लंबी गुफा जैसा था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे एक दूसरे को भूल सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रवेश द्वार पर रेंगने वाली चीजें ही सब कुछ थी? कोई रास्ता नहीं। अब ये सचमुच अजीब होगा। फिर भी अंत में एक बॉस होना चाहिए, है ना? फिर उसके बिना कोई गेट खुला क्यों रहेगा? जब शिकारी इस विशाल कालकोठरी के विस्तृत लेकिन खाली आंतरिक भाग में घूमते थे तो उनकी राय आपस में साझा की जाती थी। इसे पकड़ो। आगे चल रहे हवांग डोंग सियोक ने अचानक चलना बंद कर दिया। वह इतनी तेजी से रुका कि उसके पीछे के लोग उसकी पीठ पर टकरा गए। जिस शिकारी की नाक सामने वाले आदमी के सिर में घुस गई थी, उसने उदास भाव से पूछा, आउच, क्या बकवास है हवांग भाई, यह क्या है? ग्यू हवान, मुझे वहां रोशनी की जरूरत है। जो ग्यू हवान ने हवा में तैरती हुई प्रकाश की गेंद को नियंत्रित किया और उसे आगे की ओर पुनर्निर्देशित किया, ठीक उसी ओर जहां हवांग डोंग सियोक इशारा कर रहा था।
सभी शिकारी हल्के हल्के कराहने लगे। जहां तक रोशनी चमकती थी, कीड़े के फटे पंख, पैर, धड़ और यहां तक कि सिर विभिन्न मृत कीड़ों के अवशेष हर जगह बिखरे हुए थे। गुफा में जितना आगे रोशनी पहुंची, उन्हें उतनी ही अधिक मात्रा में अवशेष दिखाई देने लगे। और साथ ही इसके अंत में एक विशाल कक्ष स्थित है। वह बॉस का कमरा है। कोई धीरे से बुदबुदाया। हवांग डोंग सियोक ने सिर हिलाया। हर कोई अपने उपकरण तैयार रखें। शिकारियों ने तुरंत खुद को हथियारों से लैस कर लिया। उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव से घबराहट साफ झलक रही थी। हवांग डोंग सियोक के नेतृत्व में बाकी शिकारी सावधानी से और चुपचाप बॉस के कमरे में प्रवेश कर गए। हालांकि बाद में उनकी चुप्पी केवल कुछ सेकंड तक ही रही। जैकपॉट, लाल नाक वाला शिकारी चिल्लाया। वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसकी नाक किसी के सिर के पिछले हिस्से से टकराई थी। मूल रूप से कालकोठरी के अंदर बहुत जोर से चिल्लाना मना था, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि जिस राक्षस से उन्हें लड़ना नहीं था, वह शोर सुनकर उस ओर भाग सकता था जहां शिकारी थे। हालांकि किसी अन्य ने लाल नाक को उसकी गलती के लिए नहीं डांटा। ये सब कितने हो सकते हैं? यह एक वास्तविक जैकपॉट है। वास्तव में हर कोई प्रशंसा और खुशी में हॉन्फने में बहुत व्यस्त था, इसीलिए। एक सेकंड रुको। जब जो यू हवान ने प्रकाश की किरण को हवा के बीच में ऊपर स्थापित किया, तो कमरे के भीतर की स्थिति सभी को देखने के लिए स्पष्ट हो गई। साथ ही गुफा की दीवारों में से एक से निकले हुए रत्न जैसे पत्थर भी। वे मन के पत्थर हैं। पूरी दीवार उन्हीं से बनी है। ये मन पत्थर प्रकाश को आकर्षक ढंग से प्रतिबिंबित करते थे और लालच में शिकारियों की आंखों में भी चमक पैदा कर देते थे। मन के पत्थर वे उन खजानों में से एक थे जो कालकोठरियों के अंदर पाए जा सकते थे। यद्यपि प्रत्येक पत्थर में एक राक्षस से निकाले गए जादुई क्रिस्टल की तुलना में कम मात्रा में जादुई ऊर्जा होती है, वे लगभग हमेशा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यदि कोई उन्हें खनन करने में सक्षम होता है, तो वह पर्याप्त लाभ कमा सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा खोजा गया मन पत्थर का भंडार अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। विशाल गुफा की पूरी दीवार वास्तव में इन पत्थरों से भरी हुई थी। आइए एक त्वरित गणना करें। गणितीय मस्तिष्क वाला एक शिकारी जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां हिलाने लगा। अगर हम उन सभी का खनन कर सकें, तो हम 1 अरब तक कमा सकते हैं। भले ही हम 9 तरीकों से विभाजित हों, हम प्रति व्यक्ति 10 करोड़ से अधिक का भुगतान देख रहे हैं। ओह! शिकारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। यू जिनहो तब तक पीछे रह रहा था, और जब उसने ये शब्द सुने, तो उसने अपनी कोहनी से जिनवू की तरफ प्रहार करना शुरू कर दिया। बड़े भाई, मुझे अनुबंध की अपनी प्रति दिखाओ। क्यों? बस इस बार मेरा यकीन करें। आप देखिए, जब कानून की बात आती है तो मैं काफी जानकार हूं। जिनवू ने एक बार अपने कंधे उचकाए और अनुरोध के अनुसार अनुबंध सौंप दिया। यू जिनहो उसे लेकर हवांग डोंग सेओएक की ओर चला गया। क्षमा करें, वरिष्ठ जनों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जश्न मना रहे शिकारियों की निगाहें तुरंत यू जिनहो पर केंद्रित हो गईं। यू जिनहो ने जिनवू का अनुबंध खोला और उन्हें दिखाया। मिस्टर लीडर, ये जिनवू भाई का अनुबंध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिकार से अर्जित जादुई क्रिस्टल के अलावा खजाने को विभाजित करने के बारे में कोई खंड नहीं है। वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि यू जिनहो क्या कहना चाह रहा था। कालकोठरी में पाए गए खजाने या अन्य दुर्लभ वस्तुओं को छापे में सभी प्रतिभागियों के बीच समान रूप से साझा करने की प्रथा है। इस मामले में लाभ का बंटवारा उन राक्षसों के जादुई क्रिस्टल पर एकाधिकार करने से अलग है जिनका शिकार खुद किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मन पत्थरों को 9 नहीं बल्कि 10 तरीकों से विभाजित किया जाना था। शिकारियों की आंखों की रोशनी बहुत बदल गई, लेकिन हवांग डोंग सेओएक बस मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ गया। बेशक हम उन्हें समान रूप से साझा करेंगे। मैं नियम अच्छी तरह जानता हूं। हालांकि उससे पहले हमें अभी भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। हवांग डोंग सेओएक ने अपनी तर्जनी उठाए और अपने सामने की ओर इशारा किया। यू जिनहो उससे बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा कि असल में उसी की ओर इशारा किया जा रहा है। वह थोड़ा कांप गया और देखने के लिए अपना सिर इधर उधर घुमाया, और अंततः एक घर जितनी विशाल मकड़ी को चुपचाप वहां बैठे हुए देखा। मकड़ी की शक्ल देखकर यू जिनहो ने तेजी से कदम पीछे लेना शुरू कर दिया और अपना मुंह ढक लिया। मानो वह गहरी नींद में हो। विशाल मकड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जीव के चारों ओर पहाड़ जितने ऊंचे मरे हुए कीड़ों के खाली खोल ढेर लगे हुए थे। उनमें से कुछ आधे खाए हुए थे, और उनमें शारीरिक तरल पदार्थ भी मिला हुआ था, जो मूल रूप से भोजन के अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान जैसा दिखता था। वह बॉस है। क्या उस चीज ने कालकोठरी के अंदर कीड़े खा लिए थे? ठीक है, इसने निश्चित रूप से बहुत कुछ खाया है ना? शिकारियों ने मकड़ी को घूरकर देखा और एक एक करके अपनी राय व्यक्त की।
हवांग डोंग सेओक ने अन्य लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जिन वू और यू जिन हो भी हवांग डोंग सेओक के सामने खड़े थे। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे ही बॉस मारा जाएगा, गेट बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम मकड़ी को मारें, आइए पहले मन पत्थरों का खनन करें। सभी ने सिर हिलाया। चेओलजिन, क्या आप काम के लिए उपकरण साथ लाए थे? ली चेओलजिन नाम के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कौन जानता था कि हमें सी रैंक वाली कालकोठरी के अंदर मन पत्थर मिलेंगे। सभी खनन उपकरण वैन में हैं। ओह, अब चलो भी यार, क्या ये ह्यूंग आपको हमेशा यह नहीं कहता था कि किसी भी स्थिति में इसे अपने पास रखें? मुझे इस बात का सचमुच खेद है। ली चेओलजिन चमकते हुए मुस्कुराया और हवांग डोंग सियोक, अपने बाकी साथियों और यहां तक कि जिनवू से माफी मांगने लगा। हवांग डोंग सियोक अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए बोला, ये कैसी मुसीबत हो गई? उस स्थिति में तुम दोनों यहीं रुककर प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? हम इस बीच बाहर जाकर उपकरण ले आएंगे। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 20। जब शिकारियों ने एक ही समय में सभी को छोड़ने की कोशिश की तो यू जिनहो ने भ्रमित अभिव्यक्ति बनाए और जल्दी से उनसे पूछा, क्या आप मुझे और जिनवू भाई को बॉस रूम में रहने के लिए कह रहे हैं? हवांग डोंग सेओक ने अपनी आंखों से मुस्कुराया और उत्तर दिया, बास अभी तक नहीं जागा है, भले ही हम कुछ समय से जोर जोर से बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर, कुछ चीजें हैं जो मैं अपने लड़कों से भी कहना चाहता हूँ, इसलिए हम एक छोटा धूम्रपान अवकाश भी लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिन वू ने हवांग डोंग सेओक की विस्तृत व्याख्याएं सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार तुमने अपना असली रंग प्रकट कर दिया। लेकिन आप सभी एक ही समय पर जा रहे हैं। क्या तुम हमें बहुत हल्के में नहीं ले रहे हो? निस्संदेह उसकी निम्न रैंक के कारण वे उसे नीची दृष्टि से देख रहे थे। जैसा कि जिन वू ने उनसे उम्मीद की थी, हवांग डोंग सेओक ने आखिरकार चलना शुरू कर दिया। हालांकि यह युवाओं की उम्मीद से थोड़ा अलग था। उसे हंटर बने 4 साल हो गए थे। उस दौरान उसकी मुलाकात कई शिकारियों से हुई थी। उनमें से एक मिस्टर ओह नाम का एक था। वह एक फ्रीलांसर के जीवन से सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन फिर भी एसोसिएशन के काम में मदद करने के लिए समय समय पर आता रहता था। छिपकली से सावधान रहें, मिस्टर ओह ऐसा अक्सर कहा करता था। जब कोई छापेमारी में भाग लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी घटना घटती थी तो कुछ कुटिल, अनैतिक शिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की बलि देने की कोशिश करते थे जो तब तक उनके साथ लड़ रहा था। शुरुआत में वे एक ही टीम में नहीं थे, या कि दूसरी पार्टी बस कमजोर थी। वे जितने थे उससे कहीं अधिक। ये सब सिर्फ अपने लिए सुरक्षित बच निकलने के लिए कुछ समय खरीदने के लिए है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई छिपकली अपनी ही पूंछ काटकर भाग जाए। मिस्टर ओह ने उन प्रकार के शिकारियों को गैकॉस कहना शुरू कर दिया और किसी की पूंछ काटने जैसी हरकतें भी की। विनियमन में कहा गया है कि गेट रैंक सी में प्रवेश करने के लिए प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए। फिर भी हवांग डोंग सियोक की टीम में केवल 8 सदस्य थे। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि यदि आप अपनी खुद की आक्रमण पार्टी चला रहे हैं तो हीलर को नियुक्त करना आसान नहीं है। खैर, हम अब तक इसी तरह से काम करते रहे हैं, इसलिए ये ठीक रहेगा। वास्तव में वह केवल 8 सदस्यों तक ही सीमित रहे, भले ही उनकी टीम अनगिनत गेट्स रैंक सी में प्रवेश कर चुकी थी, इतना कि वह अब तक इसी तरह कह सकते थे। स्पष्ट रूप से उनके पास अंतिम 2 स्थानों को भरने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार उन्हें एक ऐसी पूंछ की जरूरत थी जिसे वे किसी भी समय काट सकें। एक कारण था कि वे किसी को भी स्वीकार करने को तैयार थे, चाहे वही रैंक वाला हंटर हो या नौसिखिया। और अब ये हवांग डोंग सेओक ने सामान्य से थोड़े अलग कारण से सेओंग जिनवू और यू जिनहो दोनों को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन यह मेरे लिए अच्छी बात है। जिनवू ने हवांग डोंग सियोक के इरादों को बहुत पहले ही भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। दरअसल वो यही चाहता था। हालांकि आत्मविश्वास से भरे जिनवू के विपरीत यू जिनहो काफी अलग था, क्योंकि उसने आज ही हंटर के रूप में अपना काम शुरू किया था। यू जिनहो ने चिंताओं से भरी आवाज में बात की, नहीं, 1 मिनट रुको, बस हम साथ क्यों नहीं चले जाते? तभी जिनवू ने पीछे से एक शिकारी को अपने कूल्हों की ओर हाथ उठाते हुए देखा। तो उसने यू जिनहो के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये ठीक हो जाएगा, हम इस स्थान की रक्षा करेंगे। शिकारी का उसकी कमर की ओर बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। यू जिनहो काफी आश्चर्यचकित और भ्रमित था, लेकिन जिनवू ने बस अपना मुंह बंद रखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। जरूर बच्चा शोर मचा रहा था और थोड़ा परेशान हो गया था,
लेकिन जिन वो उसे यहाँ मरने देने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार क्या उसने अभी अभी जिनवू के लिए उचित हिस्सा पाने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि यह अंततः उसे नुकसानदेह स्थिति में डाल देता। हवांग डोंग सेओएक ने दोनों युवाओं की ओर देखकर मुस्कुराया। हमारी वैन बहुत दूर खड़ी नहीं है, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है। हवांग डोंग सेओक और उसके साथी तुरंत बॉस के कमरे से भाग निकले और उनके कदम तेजी से दूर और दूर होते चले गए। यू जिनहो ने पलटकर जिन वू से जवाब मांगा, तुम ये बातें कैसे कह सकते हो बड़े भाई? अगर वह चीज जाग गई तो क्या होगा? निस्संदेह वह उस मकड़ी से बहुत डरता था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई है। जिन वू ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई। हर चीज को समझाने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। जवाब देने के बजाय उसने फिर से अपना शरीर ढीला करना शुरू कर दिया। लगभग उसी समय हवांग डोंग सेओक बॉस के कमरे की ओर मुड़ा। उसका पीछा कर रहे शिकारी भी रुक गए। वे अब बॉस रूम से काफी दूर पहुंच गए थे। इस प्रकार की दूरी पर अनसुनी होने का कोई खतरा नहीं था। हवांग डोंग सेओएक गहराई से मुस्कुराया और अपनी ठुड्डी से अपने बगल में जो ग्यू हवान को संकेत दिया। अरे ग्यू हवान, बॉस के कमरे के प्रवेश द्वार को बंद कर दें। क्या मुझे इसे उड़ा देना चाहिए? ये सही है, लेकिन इसे पूरी तरह से अवरुद्ध न करें, ठीक है? हमें भी वहां थोड़ी देर बाद जाना होगा। ली चेओल जिन ने फिर उससे पूछा। हवांग भाई, क्या इस तरह इधर उधर घूमने का कोई कारण है? हम उन्हें अभी क्यों नहीं मार देते और तुरंत काम शुरू क्यों नहीं कर देते? हवांग डोंग सेओक की अभिव्यक्ति सिकुड़ गई और उसने दूसरे व्यक्ति की ओर घूर कर देखा। अब उसे नकली मुस्कान बरकरार रखने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम ये चिंता की एक कम बात थी। ली चेओल जिन ने डर के मारे अपनी नजरें फेर ली। क्या होगा अगर हम वहां लड़ना शुरू कर दें और मकड़ी जाग जाए? फिर आप उन मन पत्थरों का खनन कैसे करेंगे और उन्हें बाहर कैसे ले जाएंगे? मुझे माफ करें। जो ग्यू हवान अंदर आया। हवांग भाई, चूंकि हम उस विषय पर हैं, जब हम मन के पत्थरों को निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या वह चीज जागृत नहीं होगी? यदि ऐसा है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं, वह प्राणी उन पहले से ही डरावने कीट प्रकार के राक्षसों का शिकार करने के लिए काफी मजबूत था। यदि खनन कार्य के बीच में टीम पर गुप्त हमला हो गया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इसीलिए हवांग डोंग सेओएक गहराई से मुस्कुराया। हम उन दोनों को भोजन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जो ग्यू हवान ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे अंततः योजना समझ में आ गई हो। अभी कोई नहीं जानता था कि मकड़ी कब जागेगी। यह अब से 10 घंटे बाद हो सकता है, शायद 1 घंटा या 1 मिनट बाद भी हो सकता है। इसीलिए उन्हें अब मकड़ी को जगाना पड़ेगा और उसे खाना खिलाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राक्षस कितना सुस्त था, वह अभी भी इतने मजबूत प्रभाव से जाग जाएगा कि प्रवेश द्वार गुफा में समा जाए। हवांग डोंग सेओएक आगे बढ़ता रहा। हम मन पत्थरों का खनन तब करेंगे जब मकड़ी भरे पेट के साथ सो जाएगी। एसोसिएशन से उन्हें जो परमिट मिला है वह 5 दिन तक चलेगा। दूसरे शब्दों में, उनके पास अभी भी 4.5 दिन से अधिक की छूट थी। वे प्रतीक्षा करेंगे और यदि मकड़ी वापस सो नहीं जाती तो वे गेट बंद होने से पहले उसे नष्ट कर देंगे और जितना संभव हो उतना निकाल लेंगे। वे 1 घंटे के भीतर सब कुछ माइन करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन सियोक जिनवू और यू जिनहो अब तस्वीर में नहीं है, उन्हें बहुत अधिक खोने से बचने में सक्षम होना चाहिए। क्या ये निरंतर भय के तहत काम करने से कहीं अधिक बेहतर नहीं होगा? आखिरकार उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। बेशक ये सबसे खराब संभावित परिदृश्य है। यदि वे भाग्यशाली होते तो लाभ को 8 तरीकों से विभाजित किया जाता। वे सभी मन पत्थरों का खनन करते हैं और यहां तक कि मकड़ी पर भी एकाधिकार जमा लेते हैं। अतिरिक्त बोनस के रूप में यू जिनहो के शरीर पर लगे महंगे दिखने वाले उपकरण भी उनके हो जाएंगे। वह तलवार और ढाल, उनकी कीमत कम से कम कुछ 100 मिलियन वून होनी चाहिए। इस लेन देन से उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हवांग डोंग सेओक के होठों के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। प्रवेश द्वार बंद कर दो ताकि हम जाकर धूम्रपान कर सकें। जल्दी। हाँ बड़े भाई, जो ग्यू हवान ने उत्तर दिया और उसकी उंगलियों की नोक पर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी इकट्ठी होने लगी। यू जिनहो की नजर सोती हुई मकड़ी पर टिकी थी, यहां तक कि उसकी सांसें भी सतर्क थी। फिर उसने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति भय से कठोर थी। वह मकड़ी बदमाश, वह अचानक हम पर जागने वाली नहीं है ना? कौन जानता है? जिन वो अपनी बातों में मितव्ययी रहा। उसे कमोबेश ये पता चल गया था कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर उसने अपने विचारों को पूरी तरह से जोर से कहा तो यू जिनहो डर से बेहोश हो सकता था। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ।
ये शब्द पिछले 5 मिनट में यू जिनहो के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे। ऐसा लग रहा था कि वह इस समय सचमुच डरा हुआ है और वह बहुत बातूनी भी हुआ करता था। फिर ये हुआ। तेज धमाके के साथ बॉस रूम का प्रवेश द्वार अचानक भरभराकर गिर गया। यू जिनहो जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर भागा। दुर्भाग्य से उसके लिए प्रवेश द्वार गिरी हुई चट्टानों से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। इस बीच जिनवू धीरे धीरे वहां पर चला गया। बड़े भाई वू, इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो। यू जिनहो अभी भी पत्थरों की नाकाबंदी को दूर करने के लिए अपना सब कुछ दे रहा था। उसने कहा कि उसका नाम जो यू हवान था। विस्फोट से पहले बिजली चमकी। सी रैंक वाला एक जादूगर जिसने प्रकाश को नियंत्रित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उस बदमाश की करतूत थी। जिनवू ने अपना हाथ गिरी हुई चट्टानों पर रखा। अगर मैं चाहूं तो किसी भी वक्त यहां से निकल सकता हूं। वह अपने हाथों से पत्थरों का वजन महसूस कर सकता था। वे उतने भारी नहीं थे जितने दिखते थे। जब उसने हल्का सा धक्का लगाया तो उसे लगा कि दीवार धीरे धीरे कांप रही है। निस्संदेह वह बिल्कुल भी जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। यू जिनहो ने पत्थरों को धकेलना बंद कर दिया और चिल्लाया जैसे कि उसे अंततः सच्चाई का पता चल गया हो। उसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। यू जिनहो ने अपनी नजर जिनवू की ओर कर दी। वे कुतिया के पिल्ले हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे मन के पत्थरों को साझा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने निकास बंद कर दिया और मकड़ी को हमें निगल जाने का प्लान बनाया। वाह, तुमने इसे इतनी जल्दी समझ लिया। जिनवू अपनी आंखों को घुमा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए खेलता रहा। ऐसा ही लग रहा है। ये परेशानी वाली बात है। अचानक यू जिनहो का लाल रंग एक पल में फीका पड़ गया। क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ल होगी जिसका खून ठंडा हो गया हो? उससे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हुआ था। विशाल राक्षस का छायाचित्र यू जिनहो की आंखों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। जिनवू घूम गया। उस तेज धमाके से मकड़ी की नींद टूट गई थी और वह धीरे धीरे अपना विशाल शरीर ऊपर उठा रही थी। शरीर एक घर के आकार का है। दर्जनों आंखें, वह भयानक मुंह, 8 लंबे लंबे पैर। अब जब उसने वास्तव में चलना शुरू कर दिया था तो यह उस समय की तुलना में कहीं अधिक भयानक लग रहा था जब वह वास्तव में गहरी नींद में था। यू जिनहो ने भयभीत होकर हौंफते हुए कहा। उसका शरीर किसी मूर्ति की भांति अकड़कर जम गया था। दूसरी ओर जिनवू ने अपनी दृष्टि मकड़ी पर मजबूती से केंद्रित रखी और उसने शांति से अपनी इन्वेंटरी से कासाका के जहर को बुलाया। तुम मेरे हो। यह उसके उन्नत आंकड़ों को परखने का उत्तम अवसर था। उसके दाहिने हाथ में कसाका का जहर दांत दिखाई दिया, मानो यह हमेशा से वहां था। जिनवू ने खंजर की मूठ कसकर पकड़ ली। शिकारी को शिकारी क्यों कहा जाता है, इसका कारण। इसी क्षण से असली शिकार शुरू होगा। एक सेकंड रुको बड़े भाई। हालांकि जैसे ही जिनवू ने मकड़ी की ओर कुछ कदम उठाए, यू जिनहो ने तेजी से जिनवू की आस्तीन खींच ली। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू जिनहो के हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। जिनवू ने अपने बाएं अंगूठे का इस्तेमाल अपने कंधे की ओर इशारा करने के लिए किया। जाहिर है, मैं उसका शिकार करने जा रहा हूं। जिनवू अब तक उस उद्देश्य के लिए हवांग डोंग सेओएक के समूह का पीछा कर रहा था। कालकोठरी में बचे हुए राक्षसों पर एकाधिकार जमाने के लिए जैसे ही हवांग डोंग सेओएक ने पूंछ काट दी और भाग गया। ये सभी अनुभव बिंदुओं और जादुई क्रिस्टलों को निगलने का एक शानदार अवसर था। ठीक है, अगर बॉस ने इस कालकोठरी में हर राक्षस को नहीं खाया होता तो ऐसा होता। हालांकि यदि ऐसा नहीं होता तो उसे बहुत अधिक लाभ होता। वह कितना गंवाया हुआ अवसर था। हालांकि यू जिनहो के चेहरे के भाव से उसका अविश्वास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ, क्योंकि उसे जिनवू के विशेष संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बड़ा भाई किस बारे में बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ था जो उसने पहले कहीं किसी से सुना था। एक व्यक्ति उस क्षण तर्कसंगत रूप से सोचना बंद कर देता है जब उसे कोई ऐसा मानसिक झटका लगता है जिसका सामना करना उसकी क्षमता से परे होता है। ठीक सामने खड़े ई रैंक वाले शिकारी ने कहा कि वह सी रैंक कालकोठरी के मालिक का शिकार करेगा। यह अतार्किकता का कार्य नहीं तो और क्या हो सकता है? यू जिनहो ने फिर से पूछा। इस बार वह स्तब्ध दिख रहा था। बड़े भाई, तुम उस चीज का शिकार करना चाहते हो? वास्तव में? अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर देने से पहले जिनवू ने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को खुजाया। वह कुछ परेशान लग रहा था। फिर क्या आप इसका शिकार करना चाहते हैं? भाग 10, लेना और देना। यू जिनहो को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही जिनवू पलट गया। वैसे भी उसका जवाब सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। अब भी यू जिनहो मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था क्योंकि उसके पैर लगातार कांप रहे थे। शुरुआत से ही उसे यू जिनहो से कोई उम्मीद नहीं थी।
बल्कि उसे इस बात से राहत मिली कि बच्चा ये कहते हुए उसके पीछे नहीं आया कि वह उसे सहायता देगा या ऐसा कुछ। वैसे भी वह मेरे रास्ते में आ ही जाएगा। जिनवू धीरे धीरे मकड़ी के पास पहुंचा। मकड़ी को मनुष्यों की उपस्थिति का भी पता चल गया होगा, क्योंकि वह अपने 8 पैरों पर घूमते हुए उनकी ओर अपनी दिशा बदल रही थी। ये करीब आ रहा था, जैसे कि उसे पहले कभी न देखा गया शिकार अजीब लगा हो। मकड़ी तुरंत बाहर नहीं निकली। अपनी मोटी और लंबी टांगों का उपयोग करके जमीन पर धकेलते हुए वह और भी करीब आता गया। जैसे ही उस विशाल राक्षस ने धीरे धीरे उसके पूरे दृश्य को भर दिया, जिनवू की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। जिनवू ने अपनी अनियमित सांसों को नियंत्रित किया और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। यहां उसे एकाग्र और स्थिर रहना था। उसे ठीक वही भावनाएं याद आई जो उसने तब महसूस की थी जब वह हापजोग स्टेशन के तात्कालिक कलकोटरी की दूसरी मंजिल के अंत में खड़ा था। फिर उसे पहली बार जहर नुकीले नीले कसाका को देखने की याद आई। हालांकि उसके सामने इस विशाल मकड़ी ने उतना दबाव नहीं डाला जितना उस सांप ने डाला था। मतलब वह ऐसा जरूर कर सकता है। शुरू से ही अगर उसे लगता कि इस बॉस को अकेले पार करना असंभव है, तो वह यहां रुकता ही नहीं। वे इतने करीब आ गए थे कि उसका चेहरा अब मकड़ी की उन चिकनी जेट काली आंखों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। जिनवू की आंखें सरसों के दाने तक सिमट गईं। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 21। उसने मन में बुदबुदाया। एक्सोस्केलेटन काफी सख्त दिखता है। क्या मेरा खंजर भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक खंजर की पहुंच पहले इस्तेमाल की गई स्टील लॉन्गस्वॉर्ड जिनवू की तुलना में कम होगी। इसलिए यदि वह गहरा घाव करना चाहता था तो उसे अपने हमलों को मजबूत करने की आवश्यकता थी। जिनवू ने खंजर को उल्टी पकड़ में पकड़ रखा था। उसने सोचा कि इस तरह ब्लेड पकड़कर राक्षस को चोट पहुंचाना आसान होगा। आखिरकार मकड़ी जिनवू के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपने आगे के दोनों पैरों को ऊपर उठाया और उन्हें एक कोण पर मोड़ दिया। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसकी जिज्ञासा केवल कुछ क्षण के लिए ही रही। इसके बाद जिनवू की आंखें खुली रह गईं। यदि उसने सहज रूप से अपने शरीर को रास्ते से बाहर नहीं झुकाया होता, तो मकड़ी के पैर अभी अभी उसकी छाती में घुस गए होते। हवा में ऊपर उठने से पहले मकड़ी के पैर उसके पीछे जमीन में धंस गए। उसके जोड़ वापस ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके पैरों के सिरों से पथरीली भूमि के टुकड़े गिरे। जिनवू ने चुपचाप उसके पीछे नजर डाली। पत्थर के फर्श में अब काफी बड़ा छेद हो गया था। अगर मैं इसकी चपेट में आ जाता तो मेरे सीने में थोड़ा दर्द महसूस होने के साथ इसका अंत नहीं होता। जिनवू की चमक और भी तेज हो गई। अब समय आ गया है कि उसे और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह आ रहा है। मकड़ी के पैर जो शुरू में चलाई गई गोलियों जैसे लगते थे, अब उसकी आंखों में कैद हो सकते थे। उसने मकड़ी के बाएं अगले पैर से बचने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने शरीर को पीछे झुकाया और मकड़ी के दाहिने पैर को अपने पास से गुजरने दिया, इससे पहले कि वह एक कदम और करीब आता। वह एक बार फिर उस मकड़ी के पैर से बच गया जिसने उसके सिर को निशाना बनाया था, और इस बार 2 कदम आगे बढ़ गया। मकड़ी के पैरों ने जमीन पर इतनी जोर से वार किया और नष्ट कर दिया कि उसके कान वास्तव में दर्द से सुन्न हो गए। जिनवू एक एक करके मकड़ी के हमलों से बचता गया और राक्षस के और भी करीब पहुंच गया। इस बीच यू जिन्हो को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। इस आदमी को क्या हो रहा है? यद्यपि वह दूर से देख रहा था, फिर भी वे हमले इतने भयंकर थे कि उसके सिर के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए थे। हालांकि वह आदमी राक्षस के ठीक सामने खड़ा होकर उन सभी से बच रहा था। ये कहने की बात नहीं कि वह वास्तव में उसके करीब भी आ रहा था। उस कुशल और शांत गति को देखकर यू जिनवू को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। और उसे ये रैंक होना चाहिए। कोई विचित्र तरीका नहीं था। अगर वह वहां खड़ा होता और सियोग जिनवू की जगह पर, तो अब तक उसका चिथड़ा उड़ चुका होता। उसमें एक बार भी उन हमलों से बचने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि जिनवू बिना कोई गलती किए उनसे बच रहा था। एक ही रैंक कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके जैसा डी रैंक हंटर करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। वह एक फर्जी पंजीकरण करता है। यू जिनहो की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उन अत्यधिक प्रतिभाशाली शिकारियों में से कुछ ऐसे थे जो अपनी जादुई ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते थे। यदि उन्हें ऐसा लगता तो वे आसानी से परिणामों में फर्जीवाड़ा कर सकते थे और निचली रैंकिंग प्राप्त कर सकते थे। जिन शिकारियों को केवल अपनी जादुई ऊर्जा का एक हिस्सा छुपाने के कारण पहले स्थान से कम रैंक दी जानी चाहिए थी, ऐसे लोगों को फर्जी पंजीकरणकर्ता के रूप में लेबल किया गया था।
और शायद अधिक चिंताजनक बात यह है कि उन फर्जी पंजीकरणकर्ताओं में से अधिकांश ने ऐसा करने के लिए कुछ भयावह इरादे अपनाए, जैसे कि वह सीरियल किलर जिसका शौक निचली रैंक वाली कालकोठरियों में घुसना और अन्य सभी निचली रैंक वाले शिकारियों की हत्या करना था। चूंकि केवल वे लोग ही जानते थे जो वहां मौजूद थे और जानते थे कि कालकोठरी के अंदर क्या हुआ था, अपराध करने के लिए गेट्स के पीछे की दुनिया से बेहतर कोई जगह नहीं थी। यू जिन्हो ने घबराकर अपनी लार निगल ली। अचानक जिन वो मकड़ी से कहीं अधिक डरावना लग रहा था, और मुझे इस जगह पर आने के लिए जिद क्यों करनी पड़ी। यू जिन्हो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब किसी भी क्षण फूट फूट कर रोने लगेगा। इस बीच मकड़ी के हमले बिना रुके जारी रहे। जिन वू ने उन सभी हमलों को चकमा दिया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो गया। उनके बीच की दूरी को थोड़ा थोड़ा कम करने के बाद मकड़ी का सिर अब लगभग उसकी पहुंच में था। मकड़ी के हमले का तरीका काफी सरल था, इसलिए वह आसानी से उसके करीब पहुंच सकता था। अभी के लिए मैं इसकी आंखों पर निशाना लगाऊंगा। ये राक्षस के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के सभी बुनियादी नियमों का मूल था। इसलिए उसने मकड़ी की आंखों पर हमला करने का फैसला किया, जो उसकी सुरक्षा में सबसे कमजोर बिंदु लगती थी। जैसे ही मैं उन आंखों में अपना खंजर घोंपता हूं, जैसे ही जिन वू ने अपना मन बनाया, उसे अचानक एहसास हुआ कि किसी कारण से मकड़ी का हमला धीमा हो गया है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखें उसके हमलों की गति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुकी थी? नहीं, वह बात नहीं थी। उसकी आंखों को धोखा हो सकता था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता को धोखा नहीं दिया जा सकता था। कुछ सेकंड पहले से जमीन के फटने से आने वाली तेज आवाजें पहले की तुलना में धीमी गति से आ रही थी। जिन वू को पहले से ही अपनी उत्कृष्ट सुनने की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कर सकता था। तभी उसके मस्तिष्क में एक अशुभ पूर्वाभास कौंध गया। जब उसने करीब से देखा तो मकड़ी के मुंह के आसपास की मांसपेशियां बिल्कुल अदृश्य रूप से कांप रही थी। यह अब अपना मुंह क्यों खोलने की कोशिश कर रहा है? जिन वो 3 मीटर ऊपर छलांग लगाने और मकड़ी के सिर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि कुछ अशुभ होने वाला है। जिन वू ने जल्दी से अपनी छलांग की दिशा आगे से पीछे की ओर बदल दी, और तब छप छप की आवाज के साथ मकड़ी के मुंह से गंदा और मटमैला तरल पदार्थ निकला। अपना संतुलन वापस पाने से पहले जिन वू एक सेकंड के लिए फर्श पर लुढ़क गया। उसने जल्दी से अपने पीछे देखा। फर्श पर जिस स्थान पर वह एक क्षण पहले तक खड़ा था, वह अब झुलसकर काला हो जाने के कारण धुआं छोड़ रहा था। फर्श पर पड़े पत्थर बिना शक्ति के पिघल गए। ये देखकर जिन वू ने अपनी लार निगल ली। अगर मैं अभी आगे कूद गया होता तो ये केवल फर्श ही नहीं होता जो अभी पिघल रहा है। शायद यह महसूस करते हुए कि जिन वू का ध्यान भटक गया है, मकड़ी तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। जिन वू ने अपना सिर उठाया, तब तक मकड़ी ठीक उसकी आंखों के सामने आ चुकी थी। जिन वू ने विशाल मकड़ी के पैरों से बचने के लिए छलांग लगा दी। बदमाश मकड़ी के हमले फिर से शुरू हो गए थे। उसके बाद जिन वू कई बार राक्षस के सिर के पास पहुंचा। हालांकि हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसके पास उस घृणित पाचन रस से बचने के लिए पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मकड़ी के हमले का पैटर्न दो हो गया तो उससे निपटना उतना ही कठिन हो गया। उन सभी चटकती टांगों से बचकर वह करीब आया तो पाचक रस उगल दिया। उसके पैरों ने फिर से हमला किया। एक बार रस के कारण उसे कुछ दूरी तक पीछे हटना पड़ा। अब निराश होकर उसने टांगों पर खंजर से हमला करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से पैर भी उस मोटे एक्सोस्केलेटन से ढके हुए थे और चाहे उसने इसे कितनी भी बार काटा हो, वह इसे एक बार भी नहीं काट सका। जिन वू ने अपना निचला होंठ काटा। ये काम नहीं करेगा। मकड़ी को उस पर हमला करने के लिए केवल अपने अगले 2 पैरों की आवश्यकता थी, लेकिन दूसरी ओर उनसे बचने के लिए उसे अपने पूरे शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता थी। ये स्पष्ट था कि यहाँ कौन पहले थकेगा। थकान 57। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी थकान की स्थिति तेजी से बढ़ रही थी। जब यह स्टेट 70 पर पहुंच जाएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, और जब यह 90 पर पहुंच जाएगी तो उसकी सांसें बहुत भारी हो जाएंगी और स्वतंत्र रूप से घूमना इतना कठिन हो जाएगा। उसका समय खत्म हो रहा था। अगर मैं इसके करीब जाना चाहूं तो उसकी गति मुद्दा थी। जैसे ही जिन वू ने मुश्किल से नीचे गिरती हुई दोनों टांगों से बचना जारी रखा, उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, मेरे पास वह था, है ना? उसके पास वास्तव में एक सक्रिय कौशल था। वह इसके बारे में सब भूल गया था क्योंकि अब तक उसे इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने कौशल डैश सक्रिय कर दिया है। आपकी गति 30% बढ़ गई है। इसके सक्रियण के दौरान प्रत्येक मिनट में 1 मन खर्च किया जाएगा। उन संदेशों के साथ साथ जिन वू का शरीर और भी तेज हो गया, मानो कोई बूस्टर सक्रिय हो गया हो।
परिणामस्वरूप मकड़ी के पैरों से बचना और भी आसान हो गया था। वह तेजी से बिजली के बोल्ट की तरह मकड़ी के पैरों से बच निकला और पलक झपकते ही राक्षस के सामने पहुंच गया। आश्चर्यचकित होकर मकड़ी ने जल्दी से अपना पाचक रस उगल दिया। हालांकि उसकी गति में वृद्धि के कारण उसकी गति में अब कुछ स्थिरता आ गई थी। जिन-वू ने आसानी से पाचक रस को चकमा दे दिया और मकड़ी के सिर की ओर झपटा। उसका खंजर मकड़ी की आंखों पर चला गया। प्रभाव, पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के उच्च प्रतिरोध के कारण प्रभाव रद्द कर दिया गया है। प्रभाव, रक्तस्राव सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य की सहन शक्ति 1% प्रति सेकंड कम हो जाएगी। कसाका के जहर फैन के 2 विशेष प्रभावों में से एक सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया था। मकड़ी दहाड़ते हुए बाहर निकली और लड़खड़ाती हुई इधर उधर भागने लगी। जिन-वू ने ये शुरुआत नहीं छोड़ी। जैसे ही उसके दोनों पैर वापस जमीन पर पड़े, वह फिर से उछला और मकड़ी के सिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए उसके शरीर पर चढ़ गया। मकड़ी पागल हो गई और उसने अपने पैर हर जगह घुमा दिए, लेकिन जिन-वू उन अंधे हमलों को अपने ऊपर नहीं आने दे रहा था। इसके बजाय खराब, निर्दोष जमीन पर छेद दिखाई देने लगे। अब मकड़ी के सिर के ऊपर खड़े होकर जिन-वू ने अपने खंजर से मकड़ी की आंखों पर वार करना शुरू कर दिया। मकड़ी ने इधर उधर उत्पात मचाया, लेकिन जिन-वू अंत तक सहता रहा और अपने खंजर को मकड़ी के सिर में घुसाता रहा। मकड़ी खतरनाक ढंग से इधर उधर लड़खड़ाने लगी। जाहिर तौर पर अब ये क्षतिग्रस्त हो रहा था। ये देखकर जिन-वू के हाथों की गति बढ़ गई और आखिरकार मकड़ी का विशाल शरीर एक ओर झुक गया। हालांकि जिन-वू ने अपना हाथ नहीं रोका। नहीं, वह तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि मकड़ी निश्चित रूप से मर नहीं गई। मकड़ी की अंतिम हौंफने के साथ ही उसके सामने कई संदेश उभर आए। आपने इस कालकोठरी के मालिक को मार डाला है। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। मैंने ये कर दिखाया। सिर से पांव तक मकड़ी के खून से लथपथ जिन-वू ने अपने हाथ ऊपर उठाए। शायद क्योंकि यह एक बॉस राक्षस था, उसका स्तर 3 गुना बढ़ गया। स्थिति विंडो। नाम, सियोंग जिन-वू। स्तर 21। कक्षा, कोई नहीं। शीर्षक, कोई नहीं। HP 2600, MP 391, थकान 0, स्टेट, ताकत 53, सहन शक्ति 30, एजिलिटी 38, बुद्धि 30, धारणा 32, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0, कौशल, निष्क्रिय कौशल, अज्ञात LV, अधिकतम, शारीरिक LV 1, सक्रिय कौशल, -LV 1, लेवल 18 से वह एक ही बार में 21 तक पहुंच गया था। और वह अंत भी नहीं था। लेवल अप संदेशों के अलावा कुछ और भी सामने आया। स्टोर, खरीदे फंक्शन अब आपके स्तर 20 तक पहुंचने पर उपलब्ध है। ओह, तो मैं आखिरकार अब उन सोने की चीजों को खर्च कर सकता हूं, है ना? निस्संदेह वह एक अच्छा संदेश था। हालांकि अब स्टोर में आराम से ब्राउज करने का सही समय नहीं था। गुफा थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। कालकोठरी के मालिक की मृत्यु के साथ कालकोठरी का प्रवेश द्वार 1 घंटे में नष्ट हो जाएगा। शेष समय 59 मिनट 58 सेकंड। दरअसल आखिरकार गेट बंद होने से पहले उसे इस जगह से बाहर निकलना ही था। जब वह कहीं सुरक्षित हो तो स्टोर में ब्राउजिंग की जा सकती थी। जैसे ही जिन-वू नीचे चढ़ने वाला था, उसने मकड़ी के सिर के बीच में कुछ चमकता हुआ देखा। क्या वह कोई वस्तु है? हालांकि तत्काल कालकोठरी के राक्षसों के विपरीत बरामद वस्तुओं के बारे में कोई संदेश नहीं था, न ही वह स्वचालित रूप से उन पर दावा कर सकता था। तो फिर यह क्या हो सकता है? जिन-वू ने यह समझने से पहले संक्षेप में सोचा कि यह क्या था। आह, इन चीजों में जादुई क्रिस्टल है ना? चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह इतनी मूल्यवान चीज कैसे भूल सकता है? जिन-वू ने मृत मकड़ी के सिर के अंदर छिपे जादुई क्रिस्टल को निकाला। यह बॉस राक्षस से निकाला गया एक सी रैंक जादुई क्रिस्टल था, इसलिए इसे कम से कम लगभग 10 मिलियन वोन के लिए जाना चाहिए। आसान है। उसकी ग्लैमरस जीत की ट्रॉफी के रूप में यह बहुत अच्छा काम करेगा। जिन-वू हल्के से मरी हुई मकड़ी के सिर से नीचे कूदा। वह हल्के से जमीन पर उतरा और घूम गया, और खैर उसने और अधिक चमकदार रोशनी की खोज की, इस बार मकड़ी के पेट से आ रही थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनमें से कई भी। जिन-वू को अब काफी आश्चर्य महसूस हो रहा था। उसने कुछ राक्षसों के पास 2-3 जादुई क्रिस्टल रखने की कहानियां सुनी, लेकिन वहां इतनी अधिक रोशनियां थी कि यह कहा जा सकता था कि वे सभी जादुई क्रिस्टल हो सकते हैं। फिर वे क्या हो सकते हैं? उसने पेट को चीरने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया और उसके पेट पर वार करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप कीट प्रकार के राक्षसों के आधे पचे हुए अवशेष जमीन पर गिर गए और उनसे रोशनी आ रही थी। बिल्कुल नहीं। जिन-वू ने एक एक करके मरे हुए कीड़ों को खंगाला
और जैसा कि उसे संदेह था, उन सभी के पास अपने जादुई क्रिस्टल थे। निश्चित रूप से उनमें से कुछ पिघल गए थे और पहले से छोटे हो गए थे, लेकिन उनमें से काफी बच गए थे और नए जैसे ही बने रहे। जब उसने एकत्र किए तो उसने 10 से अधिक गिने। इस बार मुझे सचमुच जैकपॉट मिल गया। वह इस महीने का किराया कमाने आया था, लेकिन इस दर पर वह उससे कहीं अधिक कमा रहा है। जब जिन वू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां यू जिनहो दिखाई दिया। कृपया उन्हें यहां रख दें। इसके बाद यू जिनहो ने सावधानी से जिन वू के जादुई क्रिस्टलों को अपने उपकरण बैग के अंदर रख लिया। इसके बाद वह उसी बैग के कोने के अंदर पहुंचा और उसके ढक्कन पर फ्लास्क की सामग्री डालने से पहले एक थमस निकाला। बड़े भाई, तुम्हें प्यास लग रही होगी। कृपया इसे पिएं। यह पानी है। सचमुच यह पानी का ठंडा ताजा प्याला था जो किनारे तक भरा हुआ था। ये बच्चा ऐसा कुछ क्यों कर रहा है जब किसी ने उससे नहीं पूछा।